दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। उसके काले सरकोट और सुनहरे मेंटल के नीचे अच्छी तरह से तेल लगे रिंगमेल की एक शर्ट थी और उसके नीचे कठोर उबले हुए चमड़े की एक परत थी। एक बार सशस्त्र और बख्तरबंद होने के बाद थियोन उस कोण पर वॉच टावर पर चढ़ गया जहां पूर्वी और दक्षिणी दीवारें एक साथ आती थीं ताकि वह अपने विनाश को देख सके। उत्तरी लोग महल को घेरने के लिए फैल रहे थे। उनकी संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था, कम से कम 1000, शायद उससे दुगनी संख्या। 17 के मुकाबले वे गुलेल और बिच्छू लेकर आए थे। उसने किंग्स रोड पर घेराबंदी के लिए कोई टॉवर नहीं देखा, लेकिन वुल्फ्सवुड में इतनी लकड़ी थी कि जितने की जरूरत थी उतने बनाए जा सकते थे। थियोन ने मिस्टर लुविन के मिरिश लेंस ट्यूब के जरिए उनके बैनरों का अध्ययन किया। जहां भी उसने देखा, सेरविन बैटल एक्स बहादुरी से फड़फड़ा रहा था और वहां टेलहार्ट के पेड़ भी थे। यॉस फाइट हार्बर से मरमेन भी थे। फलेंट और कारस्टार्क के सिगिल का माम थे। यहां वहां उसने हॉर्नवुड्स के बुलमूस को भी देखा, लेकिन कोई ग्लोवर आशा उन्हें नहीं देख पाई। ड्रेडफोर्ट से कोई बोल्टन नहीं, ईबम दीवार की छाया से कोई अंबर नीचे नहीं आया। ऐसा नहीं था कि उनकी जरूरत थी। जल्द ही लड़का क्ले सेरविन एक लंबे डंडे पर शांति का बैनर लेकर गेट के सामने आया, यह घोषणा करने के लिए कि सर रॉड्रिक कैसल थियोन टर्नक्लॉक के साथ बातचीत करना चाहता था। टर्नक्लॉक नाम कड़वा था, पित्त की तरह। उसे याद आया कि वह लैनी स्पोर्ट के खिलाफ अपने पिता की लॉन्गशिप का नेतृत्व करने के लिए पाइके गया था। मैं जल्द ही बाहर आऊंगा, उसने चिल्लाकर कहा। अकेला, ब्लैक लॉरेन ने मना कर दिया। केवल खून ही खून को धो सकता है, उसने घोषणा की। शूरवीर अन्य शूरवीरों के साथ अपने समझौते रख सकते हैं, लेकिन वे उन लोगों के साथ व्यवहार करते समय अपने सम्मान के बारे में इतने सावधान नहीं होते हैं जिन्हें वे गैर कानूनी मानते हैं। थियोन भड़क गया। मैं विंटरफेल का राजकुमार और आयरन द्वीप का उत्तराधिकारी हूं। अब जाओ और लड़की को ढूंढो और जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा करो। ब्लैक लॉरेन ने उसे एक जानलेवा नजर से देखा। हाँ राजकुमार, वह मेरे भी खिलाफ हो गया है, थियोन को एहसास हुआ। हाल ही में उसे ऐसा लगा जैसे विंटरफेल के बहुत से पत्थर उसके खिलाफ हो गए हैं। अगर मैं मरता हूं तो मैं दोस्तहीन और परित्यक्त मरता हूं। उसके पास जीने के अलावा और क्या विकल्प बचा था। वह अपने सिर पर मुकुट पहने हुए गेट हाउस की ओर चला गया। एक महिला कुएं से पानी खींच रही थी और गेज रसोइया रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने अपनी नफरत को उदास नजरों और स्लेट की तरह खाली चेहरों के पीछे छिपाया, फिर भी वह इसे महसूस कर सकता था। जब ड्रॉब्रिज को नीचे किया गया तो खाई के पार एक ठंडी हवा चली। इसके स्पर्श से वह कांप उठा। बाहरी द्वार उसे जाने देने के लिए खुल गए। जैसे ही वह दीवारों के नीचे से निकला, उसने महसूस किया कि लड़के खाली गड्ढों से देख रहे थे जहां उनकी आंखें थीं। सर रॉड्रिक अपने धब्बेदार बधिया घोड़े पर सवार होकर बाजार में इंतजार कर रहा था। उसके बगल में स्टार्क का डायरवुल्फ युवा क्ले सेरविन द्वारा उठाए गए एक डंडे से फड़फड़ा रहा था। वे चौक में अकेले थे। हालांकि थियोन आसपास के घरों की छतों पर तीरंदाजों को देख सकता था। उसके दाईं ओर भाले वाले और उसके बाईं ओर हाउस मैंडली के मरमैन और त्रिशूल के नीचे घुड़सवार शूरवीरों की एक पंक्ति थी। उनमें से हर कोई मुझे मरना चाहता है। कुछ ऐसे लड़के थे जिनके साथ उसने शराब पी थी, साथ में जुआ खेला था, यहां तक कि उसके साथ वेश्या भी थी। लेकिन अगर वह उनके हाथों में पड़ गया तो वह उसे नहीं बचा पाएगा। सर रॉड्रिक, थियोन ने लगाम रोकी, मुझे दुख है कि हमें दुश्मनों के रूप में मिलना होगा। मेरा अपना दुख यह है कि मुझे तुम्हें फांसी देने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। बूढ़े शूरवीर ने कीचड़ भरी जमीन पर थूका। थियोन टर्नक्लॉक, मैं पाइके का ग्रेजॉय हूं, थियोन ने उसे याद दिलाया। मेरे पिता ने मुझे जिस लबादे में लपेटा था उसमें एक क्रैकन था, कोई डायरवुल्फ नहीं। 10 साल से तुम स्टार्क के वार्ड में रहे हो, बंधक और कैदी मैं इसे कहता हूं। तो शायद लॉर्ड एडार्ड को तुम्हें कालकोठरी की दीवार से बांध कर रखना चाहिए था। इसके बजाय उसने तुम्हें अपने बेटों के बीच पाला, जिन प्यारे लड़कों को तुमने काटा है। और मेरे लिए यह बहुत शर्म की बात है कि मैंने तुम्हें युद्ध की कलाएं सिखाई। काश मैं तुम्हारे हाथ में तलवार रखने के बजाय तुम्हारे पेट में तलवार घुसा देता। मैं बातचीत करने आया हूं, तुम्हारा अपमान सहने नहीं। जो कहना है कहो बूढ़े आदमी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? 2 चीजें, बूढ़े आदमी ने कहा।
विंटरफेल और तुम्हारा चुना जीवन। अपने आदमियों को दरवाजे खोलने और अपने हथियार डालने का आदेश दो। जिन लोगों ने बच्चों की हत्या नहीं की है वे आजाद होकर चले जाएंगे। लेकिन तुम राजा रॉब के न्याय के लिए पकड़े जाओगे। जब वह वापस आएगा तो भगवान तुम पर दया करें। रॉब कभी भी विंटरफेल की तरफ नहीं देखेगा, थियोन ने वादा किया। वह मोर्ट कैलन पर खुद को खत्म कर देगा, जैसा कि हर दक्षिणी सेना ने 10,000 सालों से किया है। अब हम उत्तर पर कब्जा कर चुके हैं सर। तुम्हारे पास 3 महल हैं, सर रॉड्रिक ने जवाब दिया। और यह एक मैं वापस लेना चाहता हूं, टर्नक्लोक। थियोन ने उसे अनदेखा कर दिया। ये मेरी शर्तें हैं। आपके पास तितर बितर होने के लिए शाम तक का समय है। जो लोग बालोन ग्रेजोय को अपना राजा और मुझे विंटरफेल का राजकुमार मानने की शपथ लेते हैं, उनके अधिकारों और संपत्तियों की पुष्टि की जाएगी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो हमारी अवहेलना करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सेरविन को विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम पागल हो ग्रेजोय? सर रॉड्रिक ने अपना सिर हिलाया। केवल व्यर्थ लड़के। मुझे डर है कि थियोन ने हमेशा खुद के बारे में बहुत ऊंचा विचार रखा है। बूढ़े आदमी ने उस पर उंगली उठाई। यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारे जैसों से निपटने के लिए रॉब के नेक पर चढ़ने का इंतजार करने की जरूरत है। मेरे साथ करीब 2000 आदमी हैं और अगर कहानियां सच हैं तो सवार के और उसने अपने सिर के ऊपर मुट्ठी बांध ली। वह संकेत जिसके लिए ब्लैक लोरेन को सतर्क रहने को कहा गया था। विंटरफेल की दीवारें उसके पीछे थीं, लेकिन सर रॉड्रिक ने उनका सीधा सामना किया और देखने में विफल नहीं हो सके। थियोन ने उसका चेहरा देखा। जब उसकी ठुड्डी उन सख्त सफेद मूंछों के नीचे कांपी तो वह समझ गया कि बूढ़ा आदमी क्या देख रहा था। वह आश्चर्यचकित नहीं है, उसने दुख के साथ सोचा, लेकिन डर वहां था। यह कायरता है, सर रॉड्रिक ने कहा। एक बच्चे का इस तरह उपयोग करना यह नीचता है। ओह, मुझे पता है, थियोन ने कहा। यह एक ऐसा व्यंजन है जिसे मैंने खुद चखा है, या आप भूल गए हैं। मैं 10 साल का था जब मुझे मेरे पिता के घर से ले जाया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कोई और विद्रोह नहीं करेगा। यह वही नहीं है। थियोन का चेहरा भावहीन था। मैंने जो फंदा पहना था वह भांग की रस्सी से नहीं बना था। उसे अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शब्द बाहर निकल रहे थे, आशा है उसे उनकी सच्चाई का एहसास हो रहा था। तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और तुम्हारी बेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जब तक तुम। सर रॉड्रिक ने उसे अपनी बात खत्म करने का मौका नहीं दिया। वाइपर, शूरवीर ने घोषणा की। उसका चेहरा उन सफेद मूंछों के नीचे गुस्से से लाल हो गया। मैंने तुम्हें अपने आदमियों को बचाने और सम्मान के एक छोटे से टुकड़े के साथ मरने का मौका दिया। टर्नक्लोक, मुझे पता होना चाहिए था कि एक बाल हत्यारे से यह मांगना बहुत ज्यादा था। उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर चला गया। मुझे तुम्हें यहीं और अभी काट देना चाहिए और तुम्हारे झूठ और धोखे का अंत कर देना चाहिए। भगवान की कसम, मुझे ऐसा करना चाहिए। थियोन को एक बूढ़े आदमी से डर नहीं था, लेकिन तीरंदाजों और शूरवीरों की उस पंक्ति को देखना एक अलग मामला था। अगर तलवारें निकल आती तो उसके जिंदा वापस महल में लौटने की संभावना न के बराबर थी। अपनी शपथ तोड़ो और मुझे मार डालो, और तुम अपनी छोटी बेट को रस्सी के सिरे पर दम तोड़ते हुए देखोगे। सर रॉड्रिक के पोर सफेद हो गए थे, लेकिन एक पल के बाद उसने तलवार की मूठ से अपना हाथ हटा लिया। सच में मैं बहुत लंबा जी चुका हूं। मैं असहमत नहीं होऊंगा सर। क्या आप मेरी शर्तें स्वीकार करेंगे? लेडी कैटलिन और हाउस स्टार्क के प्रति मेरा कर्तव्य है, और आपका अपना घर भाई आपके खून का आखिरी सदस्य है। बूढ़े शूरवीर ने खुद को सीधा किया। मैं अपनी बेटी की जगह खुद को पेश करता हूं। उसे छोड़ दो और मुझे अपना बंधक बना लो। निश्चित रूप से विंटरफेल का महल एक बच्चे से अधिक मूल्यवान है। मेरे लिए नहीं। एक बहादुरी भरा इशारा। बूढ़े आदमी, पर मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। लॉर्ड मैंडरली या लियोबॉल्ड टालहार्ट के लिए भी नहीं। मैं शर्त लगा सकता हूं। तुम्हारी बेचारी बूढ़ी त्वचा उनके लिए किसी और आदमी से ज्यादा कीमती नहीं है। नहीं बार जलाओ साता, मैं पता नहीं। मैं लड़की को रखूंगा और उसे सुरक्षित रखूंगा जब तक तुम वैसा ही करते हो जैसा मैंने तुम्हें आदेश दिया है। उसकी जान तुम्हारे हाथों में है। भगवान अच्छे हों थियोन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मुझे हमला करना चाहिए। मैंने कसम खाई है।
अगर सूरज डूबने पर यह सेना मेरे गेट के सामने अभी भी हथियारों के साथ है तो बेत को फांसी दे दी जाएगी, थियोन ने कहा। एक और बंधक पहली रोशनी में कब्र तक उसका पीछा करेगा और एक और सूर्यास्त के समय। हर सुबह और हर शाम का मतलब मौत होगा जब तक तुम चले नहीं जाते। मेरे पास बंधकों की कोई कमी नहीं है। छोटे सिर उसे अपने कांटों से निकलते हुए देख रहे थे। उनके तार लगे और फटे हुए चेहरे हर गज के साथ बड़े होते जा रहे थे। उनके बीच छोटी बेत कैसल खड़ी थी, फंदे में फंसी और रो रही थी। थियोन ने स्माइलर में अपनी एडी डाल दी और जोर से सर पर दौड़ने लगा। स्माइलर के खुर ड्रॉब्रिज पर ढोल की थाप की तरह गड़गड़ा रहे थे। यार्ड में वह उतर गया और अपनी लगाम बैक्स को सौंप दी। यह उन्हें रोक सकता है, उसने ब्लैक लॉरेन से कहा। हमें सूर्यास्त तक पता चल जाएगा। तब तक लड़की को अंदर ले जाओ और उसे कहीं सुरक्षित रख दो। चमड़े, स्टील और ऊन की परतों के नीचे वह पसीने से लथपथ था। मुझे एक कप शराब चाहिए। शराब का एक टब और भी बेहतर होगा। नेड स्टार्क के शयन कक्ष में आग जला दी गई थी। सर रॉड्रिक अपनी बेटी से प्यार करता है, लेकिन वह अभी भी कास्टेलन है और सबसे बढ़कर एक शूरवीर है। अगर थियोन के गले में फंदा होता और लॉर्ड बैलन बिना किसी के सेना की कमान संभाल रहे होते तो युद्ध के सींग पहले ही हमला कर चुके होते। उसे कोई संदेह नहीं था। उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सर रॉड्रिक लोहे से पैदा नहीं हुआ था। हरी भूमि के लोग नरम पदार्थ से बने थे, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे पर्याप्त नरम साबित होंगे। यदि नहीं तो अगर बूढ़े आदमी ने महल पर हमला करने का आदेश दिया तो विंटरफेल गिर जाएगा। थियोन ने इस मामले में कोई भ्रम नहीं किया। उसके 17 लोग अपनी संख्या से 3, 4, 5 गुना अधिक लोगों को मार सकते थे, लेकिन अंत में वे पराजित हो जाएंगे। थियोन ने अपने शराब के प्याले के किनारे पर आग की लपटों को देखा, इस सब के अन्याय पर विचार करते हुए। मैं व्हिस्परिंग वुड में रॉब स्टार्क के बगल में सवार था, उसने बड़बड़ाया। वह उस रात डर गया था, लेकिन इस तरह नहीं। दोस्तों से घिरे युद्ध में जाना एक बात है और अकेले और तिरस्कृत होकर मरना दूसरी बात है। दया, उसने दुखी होकर सोचा। जब शराब से कोई राहत नहीं मिली तो थियोन ने वैक्स को अपना धनुष लाने के लिए भेजा और खुद पुराने आंतरिक वार्ड में चला गया। वहां वह खड़ा था, तीरंदाजी के बटों पर लगातार तीर छोड़ रहा था, जब तक कि उसके कंधे दर्द करने लगे और उसकी उंगलियां खून से लथपथ नहीं हो गईं। वह केवल इतना ही रुका कि दूसरे दौर के लिए लक्ष्य से तीर खींच सके। मैंने इस धनुष से ब्रैंड की जान बचाई, उसने खुद को याद दिलाया। काश मैं अपनी जान बचा पाता। औरतें कुएं के पास आईं, लेकिन रुकी नहीं। उन्होंने थियोन के चेहरे पर जो कुछ भी देखा, उसने उन्हें तुरंत दूर कर दिया। उसके पीछे टूटा हुआ टॉवर खड़ा था, जिसका शिखर मुकुट की तरह दांतेदार था, जहां आग ने बहुत पहले ऊपरी मंजिलों को ध्वस्त कर दिया था। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ा, टॉवर की छाया भी आगे बढ़ी, धीरे धीरे लंबी होती गई। एक काली भुजा थियोन ग्रेजॉय की ओर बढ़ रही थी। जब तक सूरज ने दीवार को छुआ, वह उसकी गिरफ्त में था। अगर मैं लड़की को फांसी देता हूं तो उत्तरी लोग तुरंत हमला कर देंगे, उसने सोचा और एक तीर छोड़ा। अगर मैं उसे फांसी नहीं देता तो वे जान जाएंगे कि मेरी धमकियां बेकार हैं। उसने अपने धनुष पर एक और तीर मारा। कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं। अगर आपके पास आपके जैसे 100 तीरंदाज होते तो आपके पास महल को पकड़ने का मौका होता, एक आवाज ने धीरे से कहा। जब वह मुड़ा तो मास्टर लुविन उसके पीछे था। चले जाओ, थियोन ने उससे कहा। मैंने तुम्हारी सलाह से तंग आ गया हूं। और जीवन, क्या तुमने उससे तंग आ लिया है मेरे प्रभु राजकुमार? उसने धनुष उठाया। एक और शब्द और मैं यह तीर तुम्हारे दिल में डाल दूंगा। तुम नहीं करोगे। थियोन ने धनुष को झुकाया, भूरे हंस के पंखों को अपने गाल पर वापस खींचते हुए। शर्त लगाना चाहोगे? मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूं थियोन। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उसने सोचा। फिर भी उसने धनुष को आधा इंच नीचे किया और कहा, मैं भागूंगा नहीं। मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूं। काला ले लो। नाइट वॉच? थियोन ने धनुष को धीरे से ढीला किया और तीर को जमीन की ओर इशारा किया। सर रॉड्रिक ने अपने पूरे जीवन में हाउस स्टार्क की सेवा की है और हाउस स्टार्क हमेशा वॉच का दोस्त रहा है। वह आपको मना नहीं करेगा। अपने दरवाजे खोलो, अपने हथियार डाल दो, उसकी शर्तों को स्वीकार करो और उसे तुम्हें काला लेने देना चाहिए। मेरे पास ढेर सारे काले कपड़े हैं। एक बार मैं क्रैकन को फाड़ दूं
यहां तक कि मेरा घोड़ा भी काला है। मैं वॉच में ऊंचा उठ सकता हूं, रेंजरों का मुखिया, शायद लॉर्ड कमांडर भी। आशा को खूनी द्वीप रखने दो, वे उतने ही उदास हैं जितनी वह हैं। अगर मैं ईस्ट वॉच में काम करता तो मैं अपने जहाज की कमान संभाल सकता था। और दीवार के उस पार बढ़िया शिकार है। जहां तक महिलाओं की बात है, कौन सी जंगली महिला अपने बिस्तर में एक राजकुमार को नहीं चाहेगी? उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। एक काला लबादा नहीं बदला जा सकता। मैं किसी भी पुरुष जितना अच्छा हो सकता हूं, राजकुमार थियोन। अचानक चिल्लाने से उसका दिवा स्वप्न टूट गया। क्रोम वार्ड में इधर उधर भाग रहा था। उत्तरी लोग, उसे अचानक डर का एक बीमार भाव महसूस हुआ। और भी लोग आए, सैकड़ों की संख्या में, और पहले तो वे दूसरों से मिलने गए, लेकिन अब वे उन पर टूट पड़े हैं। क्या यह आशा है? क्या वह आखिरकार उसे बचाने आई थी? लेकिन क्रोम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि ये उत्तरी लोग हैं। उनके बैनर पर एक खूनी आदमी है, ड्रेडफोर्ट का फटा हुआ आदमी। रीक अपने कब्जे से पहले बोल्टन के बास्टर्ड का था, थियोन ने याद किया। यह विश्वास करना कठिन था कि उसके जैसा एक नीच प्राणी बोल्टन को अपनी निष्ठा बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं इसे खुद देखूंगा, थियोन ने कहा। मास्टर लुविन उसके पीछे पीछे चला गया। जब तक वे युद्ध के मैदान में पहुंचे, तब तक गेट के बाहर बाजार के चौक पर मरे हुए आदमी और मरते हुए घोड़े बिखरे पड़े थे। उसने कोई युद्ध रेखा नहीं देखी, केवल बैनर और ब्लेड की घूमती हुई अराजकता। ठंडी शरद ऋतु की फायर की हवा में चीखें और चीखें गूंज रही थीं। सर रॉड्रिक के पास संख्या अधिक थी, लेकिन ड्रेडफोर्ट के लोग बेहतर नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने दूसरों को चौंका दिया था। थियोन ने उन्हें हमला करते और फिर से हमला करते देखा। हर बार जब वे घरों के बीच इकट्ठा होने की कोशिश करते तो बड़ी सेना को खूनी टुकड़ों में काट देते। वह एक अपंग घोड़े की भयभीत तुरही के ऊपर ओक की ढालों पर लोहे की कुल्हाड़ियों की टक्कर सुन सकता था। उसने देखा कि सराय जल रही थी। ब्लैक लॉरेन उसके बगल में दिखाई दिया और कुछ समय के लिए चुपचाप खड़ा रहा। सूरज पश्चिम में ढल रहा था। तो खेतों और घरों को लाल रंग से रंग रहा था। दर्द की एक पतली सी चीख दीवारों पर गूंज रही थी और जलते हुए घरों के पीछे से एक युद्ध का भोंपू बज रहा था। थियोन ने एक घायल आदमी को दर्दनाक तरीके से जमीन पर घसीटते हुए देखा। अपने जीवन के खून को मिट्टी में समेटते हुए वह बाजार के चौराहे के बीच में स्थित कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसने चमड़े की जैकेट और शंक्वाकार हाफ हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसके पास कोई बैज नहीं था जिससे पता चल सके कि वह किस पक्ष से लड़ा था। शाम के नीले धुंधलके में कौवे आए, शाम के सितारों के साथ। थियोन ने कहा, दोथराकी मानते हैं कि सितारे बहादुर मृतकों की आत्माएं हैं। मास्टर लुविन ने उसे बहुत समय पहले यह बताया था। दोथराकी? संकीर्ण समुद्र के उस पार के घुड़सवार। ओह, वे। ब्लैक लॉरेन ने अपनी दाढ़ी के ऊपर से भौहें सिकोड़ी। जंगली लोग हर तरह की मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करते हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई और धुआं फैलता गया, यह समझना मुश्किल होता गया कि नीचे क्या हो रहा है। लेकिन स्टील का शोर धीरे धीरे कम होता गया और चिल्लाहट और युद्ध के सींगों की जगह कराह और करुण विलाप ने ले ली। अंत में घुड़सवारों का एक दल बहते हुए धुएं से बाहर निकला। उनके सिर पर काले कवच में एक योद्धा था। उसके गोल हेलमेट पर एक उदास लाल रंग की चमक थी और उसके कंधों से एक हल्का गुलाबी लबादा बह रहा था। मुख्य द्वार के बाहर उसने लगाम कसी और उसके एक आदमी ने महल खोलने के लिए चिल्लाया। तुम दोस्त हो या दुश्मन? ब्लैक लॉरेन ने जोर से कहा। क्या कोई दुश्मन इतने बढ़िया उपहार लाएगा? रेड हेलमेट ने हाथ हिलाया और 3 लाशें गेट के सामने फेंक दी गईं। शवों के ऊपर एक मशाल लहराई गई ताकि दीवारों पर खड़े रक्षक मृतकों के चेहरे देख सकें। पुराना महल, ब्लैक लॉरेन ने कहा, लियोबॉल्ड टेलहार्ट और क्लेसियरविन के साथ। बालक राजा की आंख में तीर लग गया था और सर रॉड्रिक की कोहनी पर बायां हाथ कट गया था। मास्टर लुविन ने निराशा में एक शब्दहीन चीख मारी, युद्ध की दीवारों से दूर हो गया और बीमार होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। बड़ा सुअर मैंडरली व्हाइट हार्बर छोड़ने के लिए बहुत कायर था, अन्यथा हम उसे भी ले आते। रेड हेल्म चिल्लाया। मैं बच गया, थियोन ने सोचा। तो उसे इतना खालीपन क्यों महसूस हुआ? यह जीत थी, मीठी जीत, वह मुक्ति जीत जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। उसने मास्टर लुविन की तरफ देखा, यह सोचने के लिए कि मैं कितना करीब आ गया था कि मैं झुक जाऊं और काला ले लूं।
हमारे दोस्तों के लिए द्वार खोलो। शायद आज रात थियोन अपने सपनों के बारे में डर के बिना सो जाएगा। ड्रेडफोर्ट के लोगों ने खाई को पार किया और आंतरिक द्वारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। थियोन ब्लैक लॉरेन और मास्टर लुविन के साथ यार्ड में उनसे मिलने के लिए उतरा। कुछ लांसों के सिरों से हल्के लाल रंग के झंडे लटक रहे थे। लेकिन कई और लोगों के पास युद्ध कुल्हाड़ियां, बड़ी तलवारें और ढालें थीं जो टुकड़ों में कट गई थीं। तुमने कितने लोगों को खो दिया? थियोन ने रेड हेल्म से पूछा जब वह उतर रहा था। 20 या 30। मशाल की रोशनी उसके छज्जे के टूटे हुए इनेमल पर चमक रही थी। सर रॉड्रिक ने आपको 5 से 1 से हराया। हाँ, लेकिन उसने हमें दोस्त समझा। एक आम गलती। जब बूढ़े मूर्ख ने मुझे अपना हाथ दिया तो मैंने उसकी आधी बांह पकड़ ली। फिर मैंने उसे अपना चेहरा दिखाया। आदमी ने अपने दोनों हाथों को अपने हेलमेट पर रखा और उसे अपने सिर से उतार दिया। उसे अपनी बांह की कोहनी में पकड़ लिया। गंध, थियोन ने बेचैन होकर कहा। एक सेवारत आदमी को इतना बढ़िया कवच कैसे मिला? आदमी हंसा। वह दुष्ट मर चुका है। वह करीब आया। लड़की की गलती है। अगर वह इतनी दूर नहीं भागती तो उसका घोड़ा लंगड़ा नहीं होता और हम भाग सकते थे। मैंने उसे अपना घोड़ा तब दिया जब मैंने सवारों को रिज से आते देखा। तब तक मैं उसके साथ हो चुका था और उसे अपनी बारी लेना पसंद था। जब वे अभी भी गर्म थे, मुझे उसे खींचकर उसके हाथों में अपने कपड़े थमा देने पड़े। बछड़े की खाल के जूते और मखमली डबलट, चांदी से बनी तलवार की बेल्ट, यहां तक कि मेरा सेबल लबादा भी। ड्रेडफोर्ट की ओर बढ़ो, मैंने उससे कहा। जितनी मदद कर सकते हो लाओ। मेरा घोड़ा ले लो, वह तेज है। और यहां मेरे पिता ने मुझे जो अंगूठी दी थी उसे पहन लो ताकि वे जान सकें कि तुम मेरे पास से आए हो। उसने मुझसे सवाल करने से बेहतर सीख ली थी। जब तक उन्होंने उसकी पीठ में तीर घुसाया तब तक मैं लड़की की गंदगी से खुद को रंग चुका था और उसके फटे कपड़े पहन चुका था। वे मुझे वैसे भी फांसी दे सकते थे, लेकिन यह एकमात्र मौका था जो मैंने देखा। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने मुंह पर रगड़ा। और अब मेरे प्यारे राजकुमार, एक महिला ने मुझसे वादा किया था अगर मैं 200 आदमी लेकर आया। खैर, मैं 3 गुना ज्यादा लाया, और न तो नए लड़के और न ही खेत में काम करने वाले, बल्कि मेरे पिता की अपनी सेना। थियोन ने अपना वचन दिया था। यह पीछे हटने का समय नहीं था। उसे उसका पाउंड मांस दो और बाद में उससे निपटो। हैराग, उसने कहा, कैनेल में जाओ और पल्ला को बाहर लाओ आराम से। उसके मोटे होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उन पीली पीली आंखों में नहीं। स्नो, मेरी पत्नी ने अपनी उंगलियां खाने से पहले मुझे बुलाया था, लेकिन मैं बोल्टन कहता हूं। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तो आप मेरी अच्छी सेवा के लिए मुझे कैनेल गर्ल देंगे? क्या यही तरीका है? उसकी आवाज में एक लहजा था। उसमें कुत्ते की गंदगी की बदबू आ रही है। मैं बहुत बुरी बदबू से परेशान हो चुका हूं। मुझे लगता है कि मैं आपकी बेड वार्मर ले लूंगा। तुम उसे क्या कहते हो, कायरा? क्या तुम पागल हो? थियोन ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बास्टर्ड के बैकहैंड ने उसे सीधा पकड़ा और उसके गाल की हड्डी लॉबस्टर स्टील के नीचे एक बीमार क्रंच के साथ टूट गई। दुनिया दर्द की लाल दहाड़ में गायब हो गई। कुछ समय बाद थियोन ने खुद को जमीन पर पाया। वह अपने पेट पर लुढ़क गया और एक कौर खून निकल लिया। गेट बंद करो, उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ड्रेडफोर्ट के लोगों ने रेड रॉल्फ और कैनेट को मार गिराया था। आई अब बुलियन और अधिक लोग मेल और तेज तलवारों की एक नदी में बह रहे थे। उसके कानों में एक झंझनाहट थी और उसके चारों ओर आतंक था। ब्लैक लॉरेन ने अपनी तलवार निकाली थी, लेकिन उनमें से 4 पहले से ही उस पर दबाव डाल रहे थे। उसने देखा कि उल्फ पेट में एक क्रॉसबो बोल्ट के साथ नीचे गिर गया, क्योंकि वह ग्रेट हॉल की ओर भाग रहा था। मास्टर लुविन उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जब एक योद्धा ने युद्ध के घोड़े पर सवार होकर उसके कंधों के बीच एक भाला लगाया। फिर उसके ऊपर सवार होने के लिए वापस लौटा। एक और आदमी ने एक मशाल को उसके सिर के चारों ओर घुमाया और फिर उछाला, अस्तबल की फूस की छत की ओर उसे फेंका। मुझे फ्रेई से बचाओ, कमीना चिल्ला रहा था। कैसे ही लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं और बाकी को जला दो, इसे जला दो, सब जला दो। आखिरी चीज जो थियोन ग्रेजॉय ने देखी वह थी स्माइलर, जो अपने जलते हुए अयाल के साथ जलते हुए अस्तबल से बाहर निकल रहा था, चिल्ला रहा था, पीछे हट रहा था। टायरियन, उसने एक टूटी हुई पत्थर की छत और खून, मल और जले हुए मांस की गंध का सपना देखा। हवा तीखे धुएं से भरी थी।
उसके चारों ओर लोग कराह रहे थे और करा रहे थे, और समय समय पर एक चीख वह भूल गया था। वह चुप बहनों में से किसी से पूछ सकता था, लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके पास कोई मुंह नहीं है। उसके दांतों पर चिकनी चिकनी त्वचा थी। इस खोज ने उसे भयभीत कर दिया। वह मुंह के बिना कैसे रह सकता था? वह भागने लगा। शहर दूर नहीं था, वह शहर के अंदर सुरक्षित रहेगा। बायदी हारिजान पैरनम, इन सभी मृतकों से दूर। वह मृतकों के साथ नहीं था। उसके पास कोई मुंह नहीं था, लेकिन वह अभी भी एक जीवित व्यक्ति था। नहीं, एक शेर और जीवित। लेकिन जब वह शहर की दीवारों पर पहुंचा तो उसके लिए द्वार बंद थे। जब वह फिर से उठा तो अंधेरा हो चुका था। पहले तो वह कुछ नहीं देख सका, लेकिन कुछ समय बाद उसके चारों ओर एक बिस्तर की अस्पष्ट रूपरेखा दिखाई दी। पर्दे खींचे गए थे, लेकिन वह नक्काशीदार बिस्तर के खंभों के आकार और अपने सिर के ऊपर मखमली छतरी की झुकाव देख सकता था। पर्दे के अंदर फर और कंबल के ढेर के नीचे जो उसे ढके हुए थे वह गर्म था। उसे पसीना आ रहा था। बुखार, उसने बेहोशी में सोचा। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, और जब वह अपना हाथ उठाने की कोशिश करता तो दर्द उसे चुभता था। उसने प्रयास करना छोड़ दिया। उसका सिर बहुत बड़ा लग रहा था, बिस्तर जितना बड़ा, तकिए से उठाने के लिए बहुत भारी। वह अपने शरीर को मुश्किल से महसूस कर पा रहा था। मैं यहां कैसे आया? उसने याद करने की कोशिश की। लड़ाई बार बार याद आ रही थी। नदी के किनारे लड़ाई, शूरवीर जिसने अपनी चुनौती पेश की थी, जहाजों का पुल, सर मैंडन। उसने मृत खाली आंखें, पहुंचता हुआ हाथ, सफेद तामचीनी प्लेट पर चमकती हरी आग देखी। डर ने उसे ठंडे झटके में जकड़ लिया। चादरों के नीचे वह महसूस कर सकता था कि उसका मूत्राशय ढीला पड़ रहा है। अगर उसके पास मुंह होता तो वह चिल्ला उठता। नहीं, वह सपना था। उसने सोचा। उसका सिर धड़क रहा था। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करे। जैमी, शे, माँ, कोई, टायशा। किसी ने नहीं सुना। कोई नहीं आया। अंधेरे में अकेला वह फिर से पेशाब की गंध वाली नींद में डूब गया। उसने सपना देखा कि उसकी बहन उसके बिस्तर पर खड़ी थी। उसके बगल में उनके स्वामी पिता भौहें सिकोड़े हुए थे। यह एक सपना ही था, क्योंकि लॉर्ड टाइविन 1000 लीग दूर पश्चिम में रॉब स्टार्क से लड़ रहे थे। दूसरे लोग भी आए और चले गए। वैरीज ने उसे नीचे देखा और आह भरी, लेकिन लिटिल फिंगर ने मजाक किया। खूनी विश्वासघाती कमीना, टायरियन ने जहरीले ढंग से सोचा, हमने तुम्हें बिटरब्रिज भेजा और तुम कभी वापस नहीं आए। कभी कभी वह उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए सुन सकता था, लेकिन वह शब्दों को नहीं समझ पाता था। उनकी आवाजें उसके कानों में ततैयों की तरह भिनभिनाती थीं, जो मोटे कपड़े में दबी हुई हों। वह पूछना चाहता था कि क्या उन्होंने लड़ाई जीत ली है। हमने जरूर जीत ली है, और दना देगान आग खाही है, वरना मैं कहीं कील पर सिर रख रहा होता। अगर मैं जिंदा रहा तो हम जीत गए। उसे नहीं पता था कि उसे किस बात से ज्यादा खुशी हुई, जीत या यह तथ्य कि वह इसका कारण बताने में सक्षम था। उसकी बुद्धि वापस आ रही थी। हालांकि धीरे धीरे। यह अच्छा था, उसकी बुद्धि ही उसके पास थी। अगली बार जब वह उठा तो पर्दे खींचे गए थे और पॉड्रिक पेन एक मोमबत्ती लेकर उसके ऊपर खड़ा था। जब उसने टायरियन को अपनी आंखें खोलते देखा तो वह भाग गया। नहीं, मत जाओ, मेरी मदद करो, मदद करो। उसने पुकारने की कोशिश की, लेकिन वह जो सबसे अच्छा कर सका वह एक दबी हुई कराह थी। मेरे पास कोई मुंह नहीं है। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर उठाया। उसकी हर हरकत दर्द और लड़खड़ाहट से भरी थी। उसकी उंगलियों को वहां सख्त कपड़ा मिला जहां उन्हें मांस, होंठ, दांत मिलने चाहिए थे। लिनन। उसके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर कसकर पट्टी बंधी हुई थी। सांस लेने और भोजन करने के लिए छिद्रों वाला सख्त प्लास्टर का एक मुखौटा। थोड़ी देर बाद पॉड फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ एक अजनबी था, एक मास्टर जंजीर और लबादा पहने हुए था। मेरे प्रभु, आपको शांत रहना चाहिए। आदमी बड़बड़ाया। आपको बहुत चोट लगी है। आप खुद को बहुत चोट पहुंचाएंगे। क्या आपको प्यास लगी है? वह अजीब तरह से सिर हिला सका। मास्टर ने उसके मुंह के ऊपर भोजन के छेद के माध्यम से एक घुमावदार तांबे की कीप डाली। इस बार उसने सपना देखा कि वह किसी दावत में था, किसी बड़े हॉल में, विजय भोज में।
वह मंच पर एक ऊंची सीट पर बैठा था और लोग अपने प्याले उठाकर उसे नायक के रूप में सलाम कर रहे थे। मारिलियन वहां था, वह गायक जो उनके साथ चांद के पहाड़ों से होकर यात्रा कर चुका था। उसने अपना लकड़ी का हार्प बजाया और इम्प के साहसिक कारनामों के बारे में गाया। यहां तक कि उसके पिता भी स्वीकृति के साथ मुस्कुरा रहे थे। जब गाना खत्म हो गया, तो जैमी अपनी जगह से उठा, टायरियन को घुटने टेकने का आदेश दिया और पहले उसे एक कंधे पर और फिर दूसरे पर अपनी सुनहरी तलवार से छुआ और वह एक शूरवीर की तरह खड़ा हो गया। शे उसे गले लगाने के लिए इंतजार कर रही थी। उसने उसका हाथ थाम लिया, हंसी और चिढ़ाते हुए उसे अपना लैनिस्टर का दिग्गज कहकर पुकारा। वह अंधेरे में एक ठंडे खाली कमरे में जागा। पर्दे फिर से खींचे गए थे। कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, हालांकि वह यह नहीं कह सकता था कि क्या है। वह एक बार फिर अकेला था। कंबल को पीछे धकेलते हुए उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था और वह जल्द ही शांत हो गया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका चेहरा सबसे कमजोर था। उसके दाहिने हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द था और जब भी वह अपना हाथ उठाता तो उसकी छाती में एक चुभन सी उठती। मेरे साथ क्या हुआ? जब वह पीछे मुड़कर सोचता तो उसे युद्ध भी एक सपना सा लगता। मुझे जितना पता था उससे कहीं ज्यादा चोट लगी थी। सर मैंडन, याद ने उसे डरा दिया, लेकिन टायरियन ने खुद को इसे पकड़ने, अपने सिर में घुमाने के लिए मजबूर किया। उसे ध्यान से घूरो। उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं। वह हिस्सा सपना नहीं था। अगर पॉड नहीं होता तो वह मुझे 2 टुकड़ों में काट देता। पॉड कहाँ है? दांत पीसते हुए उसने बिस्तर के पर्दों को पकड़ा और झटका दिया। पर्दे ऊपर की छतरी से अलग हो गए और नीचे गिर पड़े, आधे झाड़ियों पर और आधे उस पर। उस छोटे से प्रयास से भी उसे चक्कर आ गया था। कमरा उसके चारों ओर घूम गया, सभी नंगी दीवारें और अंधेरी छायाएं, एक पतली खिड़की के साथ। उसने एक संदूक देखा जो उसका था, उसके कपड़ों का एक अव्यवस्थित ढेर, उसका जर्जर कवच। यह मेरा शयन कक्ष नहीं है, उसे एहसास हुआ। हाथ का टॉवर भी नहीं। किसी ने उसे हिला दिया था। उसके गुस्से की चीख एक दबी हुई कराह के रूप में निकली। वह एक बेहतर जगह का सपना देखता था। सूर्यास्त के समय समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी और टूटी हुई थीं और फर्श मिट्टी से बना हुआ था। था, लेकिन वह हमेशा वहां गर्म रहता था, तब भी जब वे आग को बुझने देते थे। वह मुझे इस बारे में चिढ़ाती थी। उसे याद आया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आग को जलाना है। यह हमेशा से नौकरों का काम रहा है। हमारे पास कोई नौकर नहीं है। वह मुझे याद दिलाती और मैं कहता, आपके पास मैं हूं, मैं आपका नौकर हूं। और वह कहती, एक आलसी नौकर। कैस्टरली रॉक में आलसी नौकरों के साथ क्या किया जाता है मेरे स्वामी? और वह उससे कहता, वे उन्हें चूमते हैं। यह सुनकर वह हमेशा हंसती। वे दोनों में से कुछ भी नहीं करते। वे उन्हें मारते हैं, मुझे यकीन है। वह कहती, लेकिन वह जोर देकर कहता, बनम ही, वे उन्हें चूमते हैं, बस ऐसे ही। वह उसे दिखाता कि कैसे। वे सबसे पहले अपनी उंगलियों को चूमते हैं, हर कोई, और वे अपनी कलाइयों को चूमते हैं, हाँ, और अपनी कोहनी के अंदर। फिर वे अपने अजीब कानों को चूमते हैं। हमारे सभी नौकरों के अजीब कान हैं। हंसना बंद करो। और वे उनके गालों को चूमते हैं और वे उनकी नाक को चूमते हैं, जिसमें थोड़ा सा उभार होता है, वहां इस तरह। और वे उनकी मीठी भौहों और उनके बालों और उनके होठों को चूमते हैं। उनके मम्मा मुंह तो वे घंटों चूमते थे और पूरा दिन बिस्तर पर लेटने, लहरों को सुनने और एक दूसरे को छूने के अलावा कुछ नहीं करते थे। उसका शरीर उसके लिए एक आश्चर्य था और वह उसके शरीर में आनंद पाती थी। कभी कभी वह उसके लिए गाती थी। मुझे एक नौकरानी बहुत पसंद थी जो गर्मियों की तरह गोरी थी, जिसके बालों में सूरज की रोशनी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ टायरियन, वह रात को सोने से पहले फुसफुसाती थी। मुझे तुम्हारे होंठ पसंद हैं, मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है और जो शब्द तुम मुझसे कहते हो और जिस तरह से तुम मेरे साथ कोमल व्यवहार करते हो। मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है। मेरा चेहरा? हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ पसंद हैं और जिस तरह से तुम मुझे छूती हो। तुम्हारा लिंग? मुझे तुम्हारा लिंग पसंद है। मुझे पसंद है कि जब यह मेरे अंदर होता है तो कैसा महसूस होता है। यह भी तुम्हें पसंद करता है मेरी महिला। मुझे तुम्हारा नाम कहना अच्छा लगता है, टायरियन लैनिस्टर। यह मेरे नाम से मेल खाता है। लैनिस्टर नहीं, दूसरा हिस्सा। टायरियन और टायशा,
टायशा और टायरियन। टायरियन, मेरे स्वामी टायरियन। उसने सोचा, झूठ, सब दिखावा, सब सोने के लिए। वह एक वेश्या थी, जैमी की वेश्या, जैमी का उपहार, झूठ की मेरी महिला। उसका चेहरा फीका पड़ गया, आंसुओं के पर्दे के पीछे घुल गया, लेकिन उसके चले जाने के बाद भी वह अभी भी उसकी आवाज की हल्की, दूर की आवाज सुन सकता था, जो उसका नाम पुकार रही थी। मेरे स्वामी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे स्वामी टायरियन, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। खसखस की नींद की धुंध के माध्यम से उसने एक नरम गुलाबी चेहरा अपने ऊपर झुका हुआ देखा। वह फटे हुए बिस्तर के पर्दे के साथ सीलन भरे कमरे में वापस आ गया था, और चेहरा गलत था। उसका नहीं, बहुत गोल, दाढ़ी के भूरे रंग के किनारे के साथ। क्या आपको प्यास लगी है मेरे स्वामी? मेरे पास आपका दूध है, आपका अच्छा दूध। आपको लड़ना नहीं चाहिए। नाम आई हिलने की कोशिश न करें, आपको अपने आराम की जरूरत है। उसके एक नम गुलाबी हाथ में तांबे की कीप थी और दूसरे में एक कुप्पी। जैसे ही आदमी करीब झुका, टायरियन की उंगलियां उसकी कई धातुओं की चेन के नीचे फिसल गईं, पकड़ ली, खींच ली। मास्टर ने कुप्पी को गिरा दिया। नहीं, और वह कर्कश स्वर में बोला, इतना कर्कश कि उसे यकीन नहीं था कि उसने बोला भी था, लेकिन उसने बोला ही होगा, क्योंकि मास्टर ने घुटन भरे स्वर में उत्तर दिया, हाथ हटाओ कृपया, मेरे प्रभु, आपका दूध चाहिए। दर्द, जंजीर, मत, हाथ हटाओ। नहीं। जब टायरियन ने छोड़ा तो गुलाबी चेहरा बैंगनी होने लगा था। मास्टर लड़खड़ाकर पीछे हट गया, हवा में सांस लेते हुए। उसके लाल गले में गहरे सफेद गड्ढे दिखाई दे रहे थे, जहां लिंक दब गई थी। उसकी आंखें भी सफेद थीं। टायरियन ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और सख्त हो चुके मुखौटे को फाड़ने जैसा हरकत किया। और फिर आप पट्टियां हटाना चाहते हैं? मुझे यहां आते हैं, बस इतना ही, मास्टर ने आखिरकार कहा। लेकिन मैं नहीं, यह सबसे नासमझी होगी मेरे प्रभु। तो क्या तुम भी उनमें से एक हो? उसने मास्टर की ओर उंगली उठाई और फिर अपने हाथ को मुट्ठी में कस लिया। कुचलना, गला घोंटना, पिटी, एक वादा, जब तक कि मूर्ख वैसा ना करे जैसा उसे कहा गया था। शुक्र है वह समझ गया। मैं अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही करूंगा, निश्चित रूप से। लेकिन यह नासमझी है, तुम्हारे घाव करो यह। उस बार जोर से झुककर वह आदमी कमरे से बाहर चला गया। केवल कुछ ही क्षणों बाद वापस लौटा, एक पतला आरीदार ब्लेड वाला लंबा चाकू, पानी का एक बेसिन, मुलायम कपड़ों का ढेर और कई फ्लास्क लेकर। तब तक टायरियन कुछ इंच पीछे हटने में कामयाब हो गया था, इसलिए वह अपने तकिए के सहारे आधा बैठा हुआ था। मास्टर ने उसे बहुत शांत रहने का आदेश दिया। वह महसूस कर सकता था कि ब्लेड उसके गले से सिर्फ कुछ इंच ऊपर सख्त लिनन को चीर रहा है। सौभाग्य से यह नरम गुलाबी आदमी उसकी बहन के बहादुर प्राणियों में से नहीं था। एक पल के बाद उसने अपने गालों पर ठंडी हवा महसूस की। दर्द भी था, लेकिन उसने उसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। मास्टर ने पट्टियां उतार दी, उतार दी, जो अभी भी औषधि से पपड़ीदार थीं। अब शांत हो जाओ, मुझे घाव को धोना चाहिए। उसका स्पर्श कोमल था, पानी गर्म और सुखदायक था। घाव, टायरियन ने सोचा, अचानक चमकीली चांदी की चमक को याद करते हुए जो उसकी आंखों के ठीक नीचे से गुजरी। यह किसी को डंक मारने जैसा है, मास्टर ने चेतावनी दी, जब उसने एक कपड़े को शराब में भिगोया जिसमें कुचली हुई जड़ी बूटियों की गंध आ रही थी। इसने डंक मारने से कहीं ज्यादा किया। इसने टायरियन के चेहरे पर आग की एक लकीर खींच दी और उसकी नाक में एक जलता हुआ पोकर घुमा दिया। उसकी उंगलियां बिस्तर के कपड़ों को नोच रही थीं और उसने अपनी सांस अंदर खींची, लेकिन किसी तरह उसने चीखने से खुद को रोका। मास्टर एक बूढ़ी मुर्गी की तरह चहचहा रहा था। मालिक, जब तक मांस न जुड़ जाए तब तक मुखौटा लगा रहने देना ज्यादा समझदारी होती। फिर भी यह साफ अच्छा लग रहा है। जब हमने आपको उस तहखाने में मृतकों और मरते हुए लोगों के बीच पाया तो आपके घाव गंदे थे। आपकी एक पसली टूटी हुई थी, निस्संदेह आप इसे महसूस कर सकते हैं। शायद किसी गदा के वार से या गिरने से, यह कहना मुश्किल है। और आपने हाथ में एक तीर लिया जहां यह कंधे से जुड़ता है। इसने अपमान के लक्षण दिखाए और एक समय के लिए मुझे डर था कि आप अंग खो सकते हैं, लेकिन हमने इसे उबलती शराब और कीड़ों से औपचारित किया और अब यह साफ सुथरा लग रहा है। नाम
टायरियन ने उसकी ओर सांस रोककर कहा। नाम। मास्टर ने पलकें झपकाई। क्यों? आप टायरियन लैनिस्टर हैं मेरे महाराज, रानी के भाई। क्या आपको लड़ाई याद है? कभी कभी सिर पर घाव के साथ आपका नाम। उसका गला रूंध गया था और उसकी जीभ शब्दों को आकार देना भूल गई थी। मैं मास्टर बल्लाबार हूं। बल्लाबार, टायरियन ने दोहराया। मुझे लाओ आईना। मेरे महाराज, मास्टर ने कहा, मैं सलाह नहीं दूंगा। यह नासमझी हो सकती है। जैसे कि आपका घाव लाओ, उसे कहना पड़ा। उसका मुंह सख्त और दुख रहा था। मास्टर लाल चेहरा लिए उठे और जल्दी से चले गए। वे पीले एम्बर वाइन की एक बोतल और एक छोटे से चांदी के रंग के दिखने वाले गिलास के साथ वापस आए, जो एक अलंकृत सुनहरे फ्रेम में था। बिस्तर के किनारे पर बैठकर उन्होंने शराब का आधा कप डाला और इसे टायरियन के सूजे हुए होठों से लगा दिया। बूंद बूंद नीचे चली गई, हालांकि वह मुश्किल से इसका स्वाद ले पाया। और उन्होंने कहा, जब कप खाली हो गया, मास्टर बल्लाबार ने फिर से डाला। दूसरे कप के अंत तक टायरियन लैनिस्टर ने अपना चेहरा देखने के लिए पर्याप्त ताकत महसूस की। उसने गिलास पलटा और उसे समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। घाव लंबा और टेढ़ा था, जो उसकी बाईं आंख के नीचे एक बाल से शुरू होकर उसके जबड़े के दाईं ओर खत्म हुआ था। उसकी नाक का 3/4 हिस्सा और उसके होंठ का एक हिस्सा गायब था। किसी ने फटे हुए मांस को कैटगट से जोड़ दिया था और उनके अनाड़ी टांके अभी भी कच्चे, लाल, आधे ठीक मांस की सिलाई पर जगह में थे। सुंदर, उसने गिलास फेंकते हुए कहा एक तरफ। अब उसे याद आया, नावों का पुल, सर मैंडन मूर। एक हाथ, उसके चेहरे पर आती तलवार। अगर मैं पीछे नहीं हटता तो वह कट मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता। जैमी ने हमेशा कहा था कि सर मैंडन किंग्सगार्ड में सबसे खतरनाक था, क्योंकि उसकी मृत खाली आंखें उसके इरादों का कोई संकेत नहीं देती थीं। मुझे उनमें से किसी पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह जानता था कि सर मेरिन और सर बोरोस उसकी बहन थीं और बाद में सर ओसमंड, लेकिन उसने खुद को यह विश्वास दिलाया था कि बाकी लोग पूरी तरह से सम्मान के लिए नहीं खोए थे। सेर्सी ने उसे यह देखने के लिए भुगतान किया होगा कि मैं युद्ध से कभी वापस नहीं आया। और क्यों? मैंने कभी भी सर मैंडन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे बुरिम गोसाया, जिसके बारे में मैं जानता हूं। टायरियन ने उसके चेहरे को छुआ, अपनी मोटी उंगलियों से गर्वित मांस को नोचते हुए। मेरी प्यारी बहन की ओर से एक और उपहार। मास्टर बिस्तर के पास एक हंस की तरह खड़ा था जो उड़ान भरने वाला था। मेरे स्वामी, वहां सबसे अधिक संभावना एक निशान होगा। सबसे अधिक संभावना। उसकी हंसी की खर्राट दर्द की कराह में बदल गई। निश्चित रूप से एक निशान होगा। न ही यह संभावना थी कि उसकी नाक जल्द ही वापस उगाएगी। ऐसा नहीं था कि उसका चेहरा कभी देखने लायक था। मुझे सिखाओ, कुल्हाड़ियों के साथ मत खेलो। उसकी मुस्कुराहट तंग लग रही थी। हम कहाँ हैं? क्या? कौन सी जगह? बात करने में दर्द होता है, लेकिन टायरियन बहुत देर तक चुप रहा था। आप मेघोर के होल्ड फास्ट में हैं मेरे स्वामी। रानी के बॉलरूम के ऊपर एक कक्ष। महामहिम चाहती थी कि आप पास रहें ताकि वह खुद आप पर नजर रख सकें। मैं शर्त लगाता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। मुझे वापस लौटा दो, टायरियन ने आदेश दिया। अपना बिस्तर, अपना कक्ष, जहां मेरे पास मेरे अपने आदमी होंगे और मेरा अपना मास्टर भी, अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। आपका अपना, मेरे मालिक, यह संभव नहीं होगा। राजा के हाथ ने आपके पुराने कक्षों में निवास कर लिया है। मैं राजा का हाथ हूं। बोलने के प्रयास से वह थक रहा था और जो कुछ वह सुन रहा था उससे भ्रमित था। मास्टर बल्लाबार परेशान दिखे। नहीं मेरे मालिक, आप घायल हो गए थे, मृत्यु के निकट। आपके स्वामी पिता ने अब उन कर्तव्यों को संभाल लिया है। लॉर्ड टायविन, वह यहां युद्ध की रात से ही लॉर्ड टायविन ने हम सबको बचाया। छोटे लोग कहते हैं कि यह राजा रेनली का भूत था, लेकिन समझदार लोग बेहतर जानते हैं। ये तुम्हारे पिता और लॉर्ड टायरेल थे, साथ में नाइट ऑफ फ्लावर्स एंड लॉर्ड लिटिल फिंगर। वे राख में सवार होकर आगे बढ़े और पीछे से हड़पने वाले स्टैनिस को पकड़ लिया। यह एक बड़ी जीत थी और अब लॉर्ड टायविन टॉवर ऑफ द हैंड में बस गए हैं ताकि वे अपने अनुग्रह को राज्य को सही करने में मदद कर सकें। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। नहीं, टायरियन ने खोखली आवाज में दोहराया। उसके खूनी पिता और खूनी लिटिल फिंगर और रेनली का भूत। मुझे चाहिए, मुझे कौन चाहिए?
वह गुलाबी बल्लबार को शे को लाने के लिए नहीं कह सकता था। वह किसे बुला सकता था, किस पर भरोसा कर सकता था? वेरीज ब्रॉन, सर जैकलिन, मेरा साथी, उसने समाप्त किया। पॉड, आहा मेरी पेन। यह नावों के पुल पर पॉड था। उस लड़के ने मेरी जान बचाई। लड़का? अजीब लड़का है। पोर्ट्रिक, पेन, तुम जाओ, उसे भेज दो। जैसा आप चाहें मेरे स्वामी। मास्टर बल्लबार ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गया। टायरियन को लग रहा था कि वह इंतजार करते हुए अपनी ताकत खो रहा है। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह कब से यहां सो रहा है। सेर्सी चाहती थी कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, लेकिन मैं इतना भी नहीं मानूंगा। पोड्रिक पेन चूहे की तरह डरपोक होकर शयन कक्ष में दाखिल हुआ। मेरे स्वामी? वह बिस्तर के करीब पहुंच गया। युद्ध में इतना साहसी लड़का बीमार कमरे में इतना डरा हुआ कैसे हो सकता है? टायरियन ने सोचा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मास्टर ने मुझे भेज दिया। उसे भेज दो। मेरी बात सुनो, बात करना मुश्किल है। ड्रीम वाइन की जरूरत है। ड्रीम वाइन, खसखस का दूध नहीं। फ्रेंकेन के पास जाओ। फ्रेंकेन, बल्लाबार नहीं, उसे इसे बनाते हुए देखो। इसे यहां लाओ। पॉड ने टायरियन के चेहरे पर एक नजर डाली और उतनी ही तेजी से अपनी आंखें फेर ली। खैर, मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं, टायरियन आगे बोला, मेरा अपना गार्ड ब्रॉन कहां है? उन्होंने उसे शूरवीर बना दिया। यहां तक कि भौहें सिकोड़ना भी दुख देता है। उसे ढूंढो, उसे लाओ। जैसा आप कहें मेरे प्रभु। ब्रॉन। टायरियन ने लड़के की कलाई पकड़ ली। सर मैंडन, लड़का चौंक गया। मेरा कभी यह इरादा नहीं था कि मर गया? तुम निश्चित हो? मर गया? उसने शर्मिंदगी से अपने पैर घसीटे। डूब गया। अच्छा, कुछ मत कहो उसके बारे में, मेरे बारे में। कुछ भी नहीं। जब तक उसका अनुचर चला गया, तब तक टायरियन की आखिरी ताकत भी चली गई थी। वह पीछे लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वह फिर से टायशा के सपने देखेगा। मुझे आश्चर्य है कि अब उसे मेरा चेहरा कैसा लगेगा, उसने कड़वाहट से सोचा। जॉन, जब खोरेन हाफहैंड ने उसे आग के लिए कुछ झाड़ियां खोजने के लिए कहा, तो जॉन को पता था कि उनका अंत निकट था। फिर से गर्म महसूस करना अच्छा होगा, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, उसने खुद से कहा, जबकि वह एक मृत पेड़ के तने से नंगी शाखाएं काट रहा था। घोस्ट अपने घुटनों पर बैठकर देख रहा था, हमेशा की तरह चुप। क्या वह मेरे मरने पर मेरे लिए चिल्लाएगा, जैसे कि ब्रैंड का भेड़िया गिरने पर चिल्लाया था? जॉन ने सोचा। क्या शैगी डॉग दूर विंटरफेल में चिल्लाएगा, और ग्रे विंड और नीमेरिया, जहां भी वे हो सकते हैं? चांद एक पहाड़ के पीछे उग रहा था और सूरज दूसरे के पीछे डूब रहा था, क्योंकि जॉन चकमक पत्थर और खंजर से चिंगारी मार रहा था, जब तक कि आखिरकार धुएं का एक झोंका दिखाई नहीं दिया। खोरिन आया और उसके ऊपर खड़ा हो गया, क्योंकि पहली लौ ऊपर उठी और लकड़ी की छीलन से टिमटिमा रही थी छाल और सूखी चीड़ की सुइयां। अपनी शादी की रात की नौकरानी की तरह शर्मीली, बड़े रेंजर ने नरम आवाज में कहा, और लगभग उतनी ही सुंदर। कभी कभी एक आदमी भूल जाता है कि आग कितनी सुंदर हो सकती है। वह ऐसा आदमी नहीं था जिससे आप नौकरानियों और शादी की रातों के बारे में बात करने की उम्मीद करते। जहां तक जॉन को पता था, खोरेन में पंपता क्यों मैंने खोरेन ने अपना पूरा जीवन वॉच में बिताया था। क्या उसने कभी किसी नौकरानी से प्यार किया या शादी की? वह पूछ नहीं सकता था। इसके बजाय उसने आग को हवा दी। जब आग पूरी तरह से भड़क गई, तो उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए अपने सख्त दस्ताने उतार दिए। और आह भरते हुए सोचा कि क्या कभी किसी चुंबन से इतना अच्छा महसूस हुआ होगा। उसकी उंगलियों में पिघलते हुए मक्खन की तरह गर्मी फैल गई। हाफहैंड ने खुद को जमीन पर आराम से लिटाया और आग के पास क्रॉस लेग करके बैठ गया। टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे के कठोर तल पर खेल रही थी। 5 रेंजरों में से केवल वे 2 ही बचे थे जो स्कर्लिंग दर्रे से भागकर फ्रॉस्टफैंग्स के नीले भूरे जंगल में वापस चले गए थे। पहले जॉन को उम्मीद थी कि स्क्वायर डेलाब्रिज जंगली लोगों को दर्रे में ही रोक कर रखेगा, लेकिन जब उन्होंने दूर से सींग की आवाज सुनी तो उनमें से हर आदमी को पता चल गया कि स्क्वायर गिर गया है। बाद में उन्होंने चील को देखा, बड़े नीले भूरे पंखों पर शाम के अंधेरे में उड़ते हुए, और स्टोनस नेक ने अपना धनुष खोला, लेकिन पक्षी उसके तीर चलाने से पहले ही सीमा से बाहर उड़ गया। एबेन ने थूका,
और वार्ग और स्किन चेंजर्स के बारे में गहरी बातें की। उन्होंने अगले दिन 2 बार और चील को देखा और अपने पीछे शिकार के सींग को पहाड़ों से टकराते हुए सुना। हर बार यह थोड़ा तेज, थोड़ा करीब लगता था। जब रात हुई तो हाफहैंड ने एबेन से कहा कि वह अपने साथ साथ स्क्वायर के गैरीन को भी ले जाए और जल्दी से मॉर्मोंट के लिए पूर्व की ओर चले, जिस रास्ते से वे आए थे। उनमें से बाकी लोग पीछा करना छोड़ देंगे। जॉन को भेजो, एबेन ने आग्रह किया था। वह मेरी तरह तेज दौड़ सकता है। जॉन को एक अलग भूमिका निभानी है। वह अभी भी आधा लड़का है। नहीं, खोरिन ने कहा, वह नाइट वॉच का आदमी है। जब चांद उग आया, एबेन उनसे अलग हो गया। स्टोन स्नेक उसके साथ थोड़ी दूर पूर्व की ओर चला गया, फिर उनके पदचिन्हों को छिपाने के लिए वापस मुड़ गया और जो 3 रह गए वे दक्षिण पश्चिम की ओर चल पड़े। उसके बाद दिन और रात एक दूसरे में धुंधले हो गए। वे अपनी काठी में सोते थे और केवल इतनी देर के लिए रुकते थे कि सैनिकों को खाना खिलाएं और पानी पिलाएं, फिर से सवार हो जाते थे। वे नंगी चट्टानों पर सवार होकर उदास देवदार के जंगलों और पुरानी बर्फ के ढेरों से होते हुए बर्फीली चोटियों पर और उथली नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े, जिनके कोई नाम नहीं थे। कभी कभी खोरिन या स्टोन स्नेक उनके पद चिन्हों को मिटाने के लिए पीछे लौट आते, लेकिन यह एक व्यर्थ इशारा था। उन पर नजर रखी जा रही थी। हर सुबह और हर शाम को वे चील को चोटियों के बीच उड़ते हुए देखते थे, जो आकाश की विशालता में एक धब्बे से ज्यादा नहीं थी। वे 2 बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक छोटी सी चोटी पर चढ़ रहे थे जब एक छाया बिल्ली अपने घर से 10 गज की दूरी पर गुर्राती हुई आई। जानवर दुबला पतला और आधा भूखा था, लेकिन उसे देखते ही स्टोन स्नेक की घोड़ी घबरा गई। वह पीछे की ओर उठी और भाग गई, और इससे पहले कि रेंजर उसे वापस नियंत्रण में ला पाता, वह खड़ी ढलान पर ठोकर खा गई और उसका एक पैर टूट गया। उस दिन घोस्ट ने अच्छा खाया और खोरिन ने जोर देकर कहा कि रेंजर गैरोन के खून को अपने जई के साथ मिलाएं ताकि उन्हें ताकत मिले। उस बदबूदार दलिया के स्वाद ने जॉन को लगभग घुटन में डाल दिया, लेकिन उसने उसे निगल लिया। उन्होंने प्रत्येक ने शव से कच्चे रेशेदार मांस के 1 दर्जन टुकड़े काटे, जिन्हें वे सवारी करते समय चबाते थे, और बाकी को छाया बिल्लियों के लिए छोड़ दिया। दोहरी सवारी करने का कोई सवाल ही नहीं था। स्टोन स्नेक ने पीछा करने वालों की प्रतीक्षा करने और उनके आने पर उन्हें आश्चर्यचकित करने की पेशकश की। शायद वह उनमें से कुछ को अपने साथ नरक में ले जा सके। खोरिन ने मना कर दिया। अगर नाइट वॉच में कोई व्यक्ति अकेले और पैदल फ्रॉस्ट फैंग्स को पार कर सकता है तो वह आप हैं भाई। आप उन पहाड़ों पर जा सकते हैं जहां घोड़े को जाना चाहिए। मुट्ठी के लिए तैयार हो जाओ। मॉर्मोंट को बताओ कि जॉन ने क्या देखा और कैसे। उसे बताओ कि पुरानी शक्तियां जाग रही हैं, कि वह दिग्गजों और वार्ग और इससे भी बदतर का सामना करता है। उसे बताओ कि पेड़ों की फिर से आंखें हैं। उसके पास कोई मौका नहीं है, जॉन ने सोचा जब उसने स्टोन स्नेक को बर्फ से ढकी हुई रिज पर गायब होते देखा। एक छोटा काला कीड़ा सफेद लहरदार विस्तार में रेंग रहा था। उसके बाद हर रात पिछली रात की तुलना में अधिक ठंडी और अधिक अकेली लगती थी। घोस्ट हमेशा उनके साथ नहीं था, लेकिन वह कभी दूर भी नहीं था। जब वे अलग थे तब भी जॉन ने उसकी निकटता को महसूस किया। वह इसके लिए खुश था। हाफ हैंड सबसे मिलनसार आदमी नहीं था। खोरिन की लंबी भूरी चोटी घोड़े की चाल के साथ धीरे धीरे झूल रही थी। अक्सर वे घंटों बिना कुछ बोले सवारी करते थे और उसके कौस्ट और निशान बहती थी। केवल पत्थर पर घोड़े की नाल की हल्की खरोंच और हवा की तीखी आवाज सुनाई देती थी, जो ऊंचाइयों से अंतहीन रूप से बहती थी। जब वह सोता था तो उसे कोई सपना नहीं आता था, न भेड़ियों का, न अपने भाइयों का, न ही किसी और चीज का। यहां सपने भी नहीं जी सकते, उसने खुद से कहा। क्या तुम्हारी तलवार तेज है, जॉन स्नो? टिमटिमाती आग के पार खोरिन हाफ हैंड ने पूछा। मेरी तलवार वेलेरियन स्टील की है। ओल्ड बियर ने मुझे यह दी थी। क्या आपको अपनी प्रतिज्ञा के शब्द याद हैं? हाँ, वे ऐसे शब्द नहीं थे जिन्हें कोई व्यक्ति भूल सकता है। एक बार कहे जाने के बाद वे कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें मेरे साथ फिर से कहो, यिनयान ओमी से कहो, जॉन स्नो। अगर तुम चाहो। उगते चांद के नीचे उनकी आवाजें एक जैसी हो गईं, जबकि घोस्ट सुन रहा था और पहाड़ खुद गवाह थे। रात इकट्ठा होती है और अब मेरी निगरानी शुरू होती है। यह मेरी मृत्यु तक समाप्त नहीं होगी। मैं कोई पत्नी नहीं लूंगा, कोई जमीन नहीं रखूंगा, कोई बच्चे नहीं पैदा करूंगा। मैं कोई मुकुट नहीं पहनूंगा
और कोई गौरव नहीं जीतूंगा। मैं इस रात और आने वाली सभी रातों के लिए नाइट वॉच को अपना जीवन और सम्मान समर्पित करता हूं। जब वे समाप्त हो गए तो आग की लपटों की हल्की चटक और दूर से हवा के झोंके के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जॉन ने अपनी जली हुई उंगलियों को खोला और बंद किया। अपने मन में शब्दों को कसकर पकड़े हुए प्रार्थना कर रहा था कि उसके पिता के देवता उसे उसकी घड़ी आने पर बहादुरी से मरने की शक्ति दें। अब ज्यादा समय नहीं था। गैरोन अपनी ताकत के अंत के करीब थे। खोरिन का घोड़ा एक और दिन नहीं टिक पाएगा, जॉन को संदेह था। तब तक लपटें कम हो गई थीं, गर्मी फीकी पड़ रही थी। आग जल्द ही बुझ जाएगी, खोरिन ने कहा, लेकिन अगर दीवार कभी गिर गई तो सभी आगें बुझ जाएंगी। जॉन इसके बारे में कुछ नहीं कह सका। उसने सिर हिलाया। हम अभी भी उनसे बच सकते हैं। रेंजर ने कहा, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें झुकना होगा। झुकना होगा? उसने अविश्वास में पलकें झपकाईं। जंगली लोगों ने उन लोगों को बंदी नहीं बनाया जिन्हें वे कौवे कहते थे। उन्होंने उन्हें मार डाला। सिवाय वे केवल शपथ तोड़ने वालों को छोड़ते हैं जो उनके साथ शामिल हो जाते हैं, जैसे मेंस रेडर। और तुम? नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। कभी नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुम करोगे। मैं तुम्हें इसकी आज्ञा देता हूं। इसकी आज्ञा दो? लेकिन हमारा सम्मान हमारे जीवन से ज्यादा मायने नहीं रखता जब तक कि राज्य सुरक्षित है। क्या तुम नाइट वॉच के आदमी हो? हाँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं है जॉन स्नो। तुम हो या तुम नहीं हो। जॉन सीधा बैठ गया। मैं हूं। तो मेरी बात सुनो। अगर हम पकड़े गए तो तुम उनके पास जाओगे। वे मांग कर सकते हैं कि तुम अपना लबादा फाड़ दो, कि तुम अपने पिता की कब्र पर उन्हें शपथ दिलाओ, कि तुम अपने भाइयों और अपने लॉर्ड कमांडर को श्राप दो। तुमसे जो भी कहा जाए तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। वे जो कहें वही करो, लेकिन अपने दिल में याद रखो कि तुम कौन हो और क्या हो। उनके साथ सवारी करो, उनके साथ खाओ, उनके साथ लड़ो, जितनी देर लगे। और देखो, किस लिए? जॉन ने पूछा। काश मैं जानता, खोरिन ने कहा। तुम्हारे भेड़िए ने मिल्कवाटर की घाटी में उनकी खुदाई देखी। वे क्या खोज रहे थे इतनी सुनसान और दूर की जगह में? क्या उन्होंने इसे पा लिया? लॉर्ड मॉर्मोंट और अपने भाइयों के पास लौटने से पहले तुम्हें यही सीखना चाहिए। यही वो कर्तव्य है जो मैं तुम पर डालता हूं, जॉन स्नो। मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा, जॉन ने अनिच्छा से कहा। लेकिन तुम उन्हें बताओगे, है ना? कम से कम बूढ़े भालू को। तुम उसे बताओगे कि मैंने कभी अपनी शपथ नहीं तोड़ी। खोरिन हाफ हैंड ने आग के उस पार उसे देखा। उसकी आंखें छाया के कुंड में खो गईं। जब मैं उसे अगली बार देखूंगा, मैं कसम खाता हूं। उसने आग की ओर इशारा किया। अधिक लकड़ी, मुझे यह उज्जवल और गर्म चाहिए। जॉन और शाखाएं काटने गया। प्रत्येक को 2 टुकड़ों में तोड़कर आग की लपटों में फेंक दिया। पेड़ लंबे समय से मर चुका था। सवारी, आग के पीछे अंधेरा था और रात ठंडी थी। कहां सवारी करें? वापस। खोरिन ने एक बार फिर अपने थके हुए घोड़े पर सवार होकर सवारी की। मुझे उम्मीद है कि आग उन्हें खींच कर ले जाएगी। आओ पाओ, आओ भाई। जॉन ने फिर से अपने दस्ताने पहने और अपना हुड उठाया। घोड़े भी आग छोड़ने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। सूरज बहुत पहले ही ढल चुका था और केवल अर्ध चंद्रमा की ठंडी चांदी की चमक उनके पीछे की खतरनाक जमीन पर उनका रास्ता रोशन करने के लिए बची थी। उसे नहीं पता था कि खोरिन के मन में क्या था, लेकिन शायद यह एक मौका था। उसे उम्मीद थी। मैं शपथ तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, भले ही अच्छे कारण से ही क्यों ना हो। वे सावधानी से चले। जितना आदमी और घोड़ा चल सकते थे उतने ही चुपचाप चलते हुए, अपने कदम पीछे खींचते हुए, जब तक वे एक संकरी घाटी के मुहाने पर नहीं पहुंच गए जहां 2 पहाड़ों के बीच से एक बर्फीली छोटी धारा निकली थी। जॉन को वह जगह याद थी। उन्होंने सूरज ढलने से पहले यहां घोड़ों को पानी पिलाया था। पानी जम रहा है, खोरिन ने देखा और एक तरफ मुड़ गया। नहीं तो हम धारा के किनारे सवारी करते, लेकिन अगर हम बर्फ तोड़ते हैं, देते हैं, तो वे हमें देख सकते हैं। चट्टानों के करीब रहो। आधे मील की दूरी पर एक मोड़ है जो हमें छिपा देगा। वह घाट में घुस गया। जॉन ने दूर स्थित उनकी आग पर एक आखिरी बार उदास नजर डाली और पीछे चल दिया। वे जितने अंदर गए, चट्टानें दोनों तरफ उतनी ही पास आती गईं। वे चांद की रोशनी में बहती धारा के साथ उसके स्रोत की ओर वापस चले गए। बर्फ के टुकड़े उसके पथरीले किनारों पर थे, लेकिन जॉन अब भी पतली कठोर परत के नीचे बहते पानी की आवाज सुन सकता था।
गिरे हुए पत्थरों के एक बड़े समूह ने उनका रास्ता आधा रास्ता रोक दिया। जहां चट्टान का एक हिस्सा गिर गया था, लेकिन पक्के कदमों वाले छोटे सैनिक अपना रास्ता चुनने में सक्षम थे। आगे दीवारें तेजी से सिकुड़ गईं और धारा उन्हें एक ऊंचे घुमावदार झरने के तल तक ले गई। हवा में कोहरा भरा हुआ था, जैसे किसी विशाल ठंडे जानवर की सांस। चांद की रोशनी में उछलता हुआ पानी चांदी की तरह चमक रहा था। जॉन ने निराशा में इधर उधर देखा। कोई रास्ता नहीं है। वह और खोरिन चट्टानों पर चढ़ सकते थे, लेकिन घोड़ों के साथ नहीं। उसे नहीं लगता था कि वे लंबे समय तक पैदल चल पाएंगे। अब जल्दी करो, हाफ हैंड ने आदेश दिया। छोटे घोड़े पर सवार बड़ा आदमी बर्फ से चिकने पत्थरों पर सवार होकर सीधे पानी के पर्दे में चला गया और गायब हो गया। जब वह फिर से नहीं दिखा तो जॉन ने अपने घोड़े की एड़ी में एड़ी डाली और उसके पीछे चला गया। उसके सैनिकों ने भागने की पूरी कोशिश की। गिरते पानी ने जमी हुई मुट्ठियों से उन पर थपकी दी और ठंड के झटके ने जॉन की सांस रोक दी। फिर वह आगे निकल गया, भीगा हुआ और कांपता हुआ, लेकिन आगे निकल गया। चट्टान में दरार आदमी और घोड़े के गुजरने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी, लेकिन आगे दीवारें खुल गईं और फर्श नरम रेत में बदल गया। जॉन को अपनी दाढ़ी में स्प्रे जमता हुआ महसूस हो रहा था। घोस्ट गुस्से में झरने से बाहर निकला, अपने फर से बूंदों को हिलाया, अंधेरे को संदिग्ध रूप से सूंघा, फिर एक चट्टानी दीवार के खिलाफ एक पैर उठाया। खोरिन पहले ही उतर चुका था। जॉन ने भी ऐसा ही किया। तुम्हें पता था कि यह जगह यहां है। जब मैं तुमसे बड़ा नहीं था, मैंने एक भाई को यह कहते हुए सुना कि कैसे उसने इन झरनों के माध्यम से एक छाया बिल्ली का पीछा किया। उसने अपने घोड़े की काठी खोली, उसकी लगाम और लगाम हटाई और अपनी उंगलियां उसके झबरा अयाल में फिराई। पहाड़ के बीच से एक रास्ता है। भोर होने पर अगर वे हमें नहीं पाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। पहला पहर मेरा है भाई। खोरिन रेत पर बैठ गया। उसकी पीठ दीवार की ओर थी। गुफा के अंधेरे में एक अस्पष्ट काली छाया से अधिक कुछ नहीं। गिरते पानी की धार के ऊपर जॉन ने चमड़े पर स्टील की एक नरम आवाज सुनी, जिसका मतलब केवल यह हो सकता था कि हाफ हैंड ने अपनी तलवार खींच ली थी। उसने अपना गीला लबादा उतार दिया, लेकिन यहां बहुत ठंड और नमी थी और आगे और कपड़े उतारना संभव नहीं था। घोस्ट उसके बगल में लेट गया और सोने से पहले अपने दस्ताने को चाटा। जॉन उसकी गर्मी के लिए आभारी था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या आग अभी भी बाहर जल रही है या अब तक बुझ चुकी है। अगर दीवार कभी गिरती है तो सभी आग बुझ जाएंगी। गिरते पानी के पर्दे के माध्यम से चांद चमक रहा था और रेत पर एक झिलमिलाती पीली पट्टी बना रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वह भी फीकी पड़ गई और अंधेरा हो गया। आखिरकार नींद आ गई और उसके साथ बुरे सपने भी। उसने जलते हुए महलों और कब्रों से बेसुध होकर उठते हुए मरे हुए लोगों के सपने देखे। जब खोरिन ने उसे जगाया तब भी अंधेरा था। जब हाफ हैंड सो रहा था, जॉन गुफा की दीवार पर अपनी पीठ टिकाए बैठा था, पानी की आवाज सुन रहा था और भोर का इंतजार कर रहा था। भोर होते ही वे सभी घोड़े के मांस की आधी जमी हुई पट्टी चबाते थे, फिर अपने गैरों को फिर से काठी लगाते थे और अपने काले लबादे अपने कंधों पर बांधते थे। अपनी निगरानी के दौरान हाफ हैंड ने आधा दर्जन मशालें बनाई थीं, जो अपने काठी के थैले में रखे तेल से सूखी काई के बंडलों को भिगोती थीं। उसने अब पहली मशाल जलाई और अपने सामने पीली लौ को पकड़े हुए अंधेरे में नीचे की ओर चला गया। जॉन घोड़ों के साथ पीछे पीछे चला गया। पथरीला रास्ता मुड़ता और मुड़ता हुआ, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर और भी नीचे। कुछ जगहों पर यह इतना संकरा हो गया था कि गैरों को यह समझाना मुश्किल था कि वे इसमें से निकल सकते हैं। जब तक हम बाहर आएंगे तब तक हम उन्हें खो चुके होंगे, उसने खुद से कहा। एक चील भी ठोस पत्थर के आर पार नहीं देख सकती। हम उन्हें खो चुके होंगे और हम मुट्ठी के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ओल्ड बियर को वह सब बताएंगे जो हम जानते हैं। लेकिन जब वे कई घंटों बाद वापस प्रकाश में आए तो चील उनका इंतजार कर रही थी। ढलान से 100 फीट ऊपर एक सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था। घोस्ट उसके पीछे चट्टानों पर उछलता हुआ गया, लेकिन पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। खोरिन का मुंह कड़ा हो गया क्योंकि वह अपनी आंखों से उसकी उड़ान का पीछा कर रहा था। यह खड़े होने के लिए किसी भी जगह से बेहतर है, उसने घोषणा की। गुफा का मुंह हमें ऊपर से आश्रय देता है और वे पहाड़ से गुजरे बिना हमारे पीछे नहीं आ सकते। क्या आपकी तलवार तेज है, जॉन स्नो? हाँ, उसने कहा। हम घोड़ों को खिलाएंगे।
उन्होंने हमारी बहादुरी से सेवा की है, बेचारे जानवर। जॉन ने अपने गैरोन को जई का आखिरी हिस्सा दिया और अपने झबरा अयाल को सहलाया, जबकि घोस्ट बेचैन होकर चट्टानों के बीच घूमता रहा। उसने अपने दस्ताने और कस लिए और अपनी जली हुई उंगलियों को मोड़ा। मैं वह ढाल हूं जो मनुष्यों के साम्राज्य की रक्षा करती है। पहाड़ों में एक शिकार का सींग गूंज उठा और एक पल बाद जॉन ने कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनी। वे जल्द ही हमारे साथ होंगे, खोरीन ने घोषणा की। अपने भेड़िए को संभाल कर रखो। भूत, मेरे पास आओ, जॉन ने पुकारा। भयंकर भेड़िया अनिच्छा से उसके पास लौटा। उसकी दुम पीछे की ओर कड़ी थी। जंगली जानवर आधे मील दूर एक पहाड़ी पर उबल रहे थे। उनके शिकारी कुत्ते उनके आगे दौड़ रहे थे, भूरे भूरे रंग के जानवर जिनके खून में एक छोटा भेड़िया था। भूत ने अपने दांत दिखाए, उसका फर खड़ा हो गया। आराम से, जॉन ने बड़बड़ाया। रुको। ऊपर उसने पंखों की सरसराहट सुनी। चील चट्टान के एक उभार पर उतरी और विजय की चीख लगाई। शिकारी सावधानी से आगे बढ़े, शायद तीरों के डर से। जॉन ने 14 गिने, जिनमें 8 कुत्ते थे। उनकी बड़ी गोल ढालें बुनी हुई विकर पर फैली खाल से बनी थीं और खोपड़ियों से रंगी हुई थीं। उनमें से लगभग आधे ने अपने चेहरे लकड़ी और उबले हुए चमड़े के कच्चे हेलमेट के पीछे छिपाए हुए थे। दोनों पंखों पर तीरंदाजों ने छोटे लकड़ी और सींग वाले धनुषों की डोरियों पर तीरों को लगाया, लेकिन ढीला नहीं छोड़ा। बाकी भालों और मुल्लों से लैस लग रहे थे। उनमें से एक के पास एक टूटी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने केवल वही कवच पहना था जो उन्होंने मृत रेंजरों से लूटा था या छापे के दौरान चुराया था। जंगली लोग खनन या अगलाने का काम नहीं करते थे। और दीवार के उत्तर में बहुत कम लोहार और कम फोर्स थे। खोरिन ने अपनी लंबी तलवार निकाली। अपने दाहिने हाथ का आधा हिस्सा खोने के बाद उसने खुद को बाएं हाथ से लड़ना कैसे सीखा, यह उसकी किंवदंती का हिस्सा था। ऐसा कहा जाता था कि वह पहले से कहीं बेहतर तरीके से ब्लेड संभालता था। जॉन बड़े रेंजर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और लॉन्ग क्लॉ को म्यान से बाहर निकाला। हवा में ठंड के बावजूद पसीने ने उसकी आंखों को जला दिया। गुफा के मुहाने से 10 गज नीचे शिकारी रुक गए। उनका नेता अकेले आया। एक जानवर पर सवार होकर जो घोड़े से ज्यादा बकरी लग रहा था, जिस तरह से वह असमान ढलान पर चढ़ रहा था। जैसे जैसे आदमी और घोड़े करीब आते गए, जॉन उनकी खटपट सुन सकता था। दोनों हड्डियों से बने कवच थे। गाय की हड्डियां, भेड़ की हड्डियां, बकरियों और औरोच और एल्क की हड्डियां, बालों वाले मेमत की बड़ी हड्डियां और मानव हड्डियां भी। रैटलिशर्ट, खोरिन ने ठंडे विनम्र स्वर में कहा, कौवों के लिए मैं हड्डियों का भगवान हूं। सवार का हेलमेट एक विशालकाय व्यक्ति की टूटी खोपड़ी से बना था और उसकी बाहों के ऊपर और नीचे भालू के पंजे उसके उबले हुए चमड़े पर सिल दिए गए थे। खोरिन ने नाक भौं सिकोड़ी। मुझे कोई भगवान नहीं दिख रहा, केवल चिकनबोन पहने हुए कुत्ते जो सवारी करते समय खड़खड़ाहट करता है। जंगली जानवर गुस्से में फुफकारने लगा और उसका घोड़ा पीछे हट गया। उसने खड़खड़ाहट की, जॉन इसे सुन सकता था। हड्डियां एक साथ ढीली ढाली बंधी हुई थीं, शायद सी, इसलिए जब वह चलता था तो वे खड़खड़ाती और खड़खड़ाती थीं। यह तुम्हारी हड्डियां हैं जिन्हें मैं जल्द ही खड़खड़ाऊंगा, हाफ हैंड। मैं तुम्हारा मांस उबालकर तुम्हारी पसलियों से एक बरनी बनाऊंगा। मैं तुम्हारे दांतों को काटकर अपने लिए रून बनाऊंगा और तुम्हारी खोपड़ी से जई का दलिया खाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी हड्डियां चाहिए तो आकर ले लो। ऐसा लगता है कि रैटलशर्ट ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था। चट्टानों के बीच में जहां काले भाई खड़े थे, वहां उसकी संख्या का कोई मतलब नहीं था। उन्हें गुफा से बाहर निकालने के लिए जंगली जानवरों को एक बार में 2 की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके साथियों में से एक ने उसके बगल में एक घोड़ा खड़ा कर दिया, जो भाला चलाने वाली महिलाओं में से एक थी। हम 4-10 से 2 हैं। बातें इंदी किम होए। कौवे और 8 कुत्ते तुम्हारे भेड़िए के लिए, उसने पुकारा। लड्डो या भागो। बोसाई वाहो को कुत्ते हमारे हो, उन्हें दिखाओ, रैटलशर्ट ने आदेश दिया। महिला ने खून से सने बोरे में हाथ डाला और एक ट्रॉफी निकाली। एबेन अंडे की तरह गंजा हो गया था, इसलिए उसने उसके सिर को कान से लटका दिया। वह बहादुरी से मरा, उसने कहा। लेकिन वह मरा, रैटलशर्ट ने कहा, तुम्हारी तरह।
उसने अपना युद्ध कुल्हाड़ी मुक्त किया, उसे अपने सिर के ऊपर लहराया। यह अच्छा स्टील था। दोनों ब्लेडों में एक दुष्ट चमक थी। एबेन कभी भी अपने हथियारों की उपेक्षा करने वाला आदमी नहीं था। अन्य जंगली लोग उसके बगल में भीड़ लगाकर चिल्लाते हुए ताने मार रहे थे। कुछ ने अपने उपहास के लिए जॉन को चुना। क्या वह तुम्हारा भेड़िया है लड़का? एक दुबले पतले युवक ने पत्थर की फाल को खोलते हुए पुकारा। सूरज ढलने से पहले वह मेरा लबादा होगा। लाइन के दूसरी ओर अन्य भालाधारी ने जॉन को एक भारी सफेद स्तन दिखाने के लिए अपने फटे हुए फर को खोला। क्या बच्चा अपनी मां को चाहता है? आओ इसे चूसो बेटा। कुत्ते भी भौंक रहे थे। वे हमें मूर्खता में शर्मिंदा करेंगे। खोरीन ने जॉन को एक लंबी नजर से देखा। अपने आदेश याद रखो। इससे पहले कि धनुर्धारी छूट पाते, जॉन के होठों से यह शब्द फूट पड़ा। उसने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए। हम आत्मसमर्पण करते हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि कमीने का खून कायर था। उसने खोरीन हाफ हैंड को अपने पीछे ठंडे स्वर में कहते सुना। मैं देख रहा हूं यह ऐसा है। अपने नए स्वामियों के पास भागो। कायर। चेहरा लाल होते हुए जॉन ढलान से नीचे उतरा जहां रैटल शर्ट अपने घोड़े पर बैठा था। जंगली ने उसे अपनी हेलमेट की आंखों के छेदों से देखा और कहा, स्वतंत्र लोगों को कायरों की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कोई कायर नहीं है। तीरंदाजों में से एक ने अपनी सिली हुई भेड़ की खाल की हेलमेट उतारी और झबरा लाल बालों वाला सिर हिलाया। यह विंटरफेल का कमीना है जिसने मुझे बख्श दिया। जीने दो। जॉन ने यग्रीड की आंखों से देखा। उनके ऊपर एक चट्टान पर चील ने अपने पंख फड़फड़ाए और गुस्से से चीखते हुए हवा को चीर दिया। पक्षी तुमसे नफरत करता है जॉन स्नो, इग्रीड ने कहा, और हो सकता है कि वह तुमसे नफरत करता हो। तुम्हारे मारे जाने से पहले वह एक इंसान था। मुझे नहीं पता था, जॉन ने सच्चाई से कहा, उस आदमी का चेहरा याद करने की कोशिश करते हुए जिसे उसने दर्रे में मारा था। तुमने मुझसे कहा था कि मेंस मुझे ले जाएगा, और वह ले जाएगा, यग्रीड ने कहा। मेंस यहां नहीं है, रैटल शर्ट ने कहा। रैगविले, उसे मार डालो। बड़ी भालाधारी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, अगर कौआ आजाद लोगों के साथ शामिल हो जाए तो उसे हमें अपना कौशल दिखाने दें और अपनी सच्चाई साबित करें। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। शब्द कठोर थे, लेकिन जॉन ने उन्हें कहा। रैटल शर्ट की हड्डी का कवच जोर से खटखटाया और वह हंसा। तो हाफ हैंड को मार डालो कमीने। जैसे कि वह कर सकता है, खोरिन ने कहा। मुड़ो, सुनो और मर जाओ। और फिर खोरिन की तलवार उस पर आ रही थी और किसी तरह लॉन्गक्लॉ ने उसे रोकने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाई। प्रभाव के बल ने जॉन के हाथ से कमीने ब्लेड को लगभग गिरा दिया। वह 2 हाथों से पकड़ बनाने लगा, जो इतनी जल्दी थी कि वह खुद ही वार कर सकता था। पर साइम, लेकिन बड़े रेंजर ने उसे तिरस्कारपूर्ण सहजता से किनारे कर दिया। वे आगे पीछे चले, काले कपड़े घूमते रहे। खोरिन के बाएं हाथ के वार की क्रूर ताकत के खिलाफ युवक की फुर्ती। हाफ हैंड की लंबी तलवार एक साथ हर जगह थी, एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से बरस रही थी। उसे जहां चाहे वहां ले जा रही थी, उसे संतुलित कर रही थी। पहले से ही वह महसूस कर सकता था कि उसकी भुजाएं सुन्न हो रही हैं। यहां तक कि जब घोस्ट के दांत रेंजर के बछड़े के चारों ओर क्रूरता से बंद हो गए तो किसी तरह खोरिन ने अपने पैर रखे। लेकिन उसी पल जैसे ही उसने मुड़ा, वहां रास्ता खुल गया। जॉन ने पैर जमाया और घूम गया। रेंजर दूर झुक रहा था और एक पल के लिए ऐसा लगा कि जॉन के वार ने उसे छुआ ही नहीं था। फिर बड़े आदमी के गले में लाल आंसुओं की एक डोरी दिखाई दी, जो माणिक के हार की तरह चमकीली थी, और उसमें से खून बह निकला और खोरिन हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हाफ हैंड गिर गया। घोस्ट के थूथन से लाल रंग टपक रहा था, लेकिन केवल बास्टर्ड ब्लेड की नोक पर दाग था। आखिरी आधा इंच। जॉन ने डायरवुल्फ को खींच लिया और एक हाथ से उसे ढंक कर घुटनों के बल बैठ गया। खोरिन की आंखों में रोशनी पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। तीखा, उसने अपनी अपंग उंगलियों को उठाते हुए कहा। फिर उसका हाथ गिर गया और वह चला गया। वह जानता था, उसने स्तब्ध होकर सोचा। वह जानता था कि वे मुझसे क्या पूछेंगे। उसने तब सैमुएल टार्ली के बारे में सोचा, ग्रेन और डोलोरोसेट के बारे में, कैसल ब्लैक में पाइप एंड टॉड के बारे में। क्या उसने उन सभी को खो दिया था, जैसे उसने ब्रैन और रिकॉन और रॉब को खो दिया था? अब वह कौन था? वह क्या था?
उसे उठाओ। खुरदुरे हाथों ने उसे अपने पैरों पर खींच लिया। जॉन ने विरोध नहीं किया। क्या आपका कोई नाम है? किसने सोचा होगा? खोरीन हाफ हैंड किसी सरदार के वार से मारा गया। उसे मार डालो। वह रैटल शर्ट था, अभी भी घोड़े पर। चील उसके पास उड़ी और उसकी हड्डीदार हेलमेट के ऊपर बैठ गई, चीखते हुए। उसने हार मान ली, यग्रीट ने उन्हें याद दिलाया। हाँ, और अपने भाई को मार डाला, जंग लगे लोहे के हाफ हेल्म में एक छोटे कद के साधारण आदमी ने कहा। रैटल शर्ट हड्डियों को खड़कते हुए करीब आ गया। भेड़िए ने उसका काम कर दिया। यह बहुत ही बुरी तरह से किया गया था। हाफ हैंड की मौत मेरी थी। हम सभी ने देखा कि तुम इसे लेने के लिए कितने उत्सुक थे। रैगविले ने मजाक किया। वह एक वॉर्ग है, हड्डियों के भगवान ने कहा। और एक कौ, मुझे वह पसंद नहीं है। वह एक वॉर्ग हो सकता है, यग्रीट ने कहा, लेकिन इससे हमें कभी डर नहीं लगा। दूसरों ने सहमति में चिल्लाया। अपनी पीली खोपड़ी की आंखों के पीछे रैटल शर्ट की निगाहें घातक थीं और शाहमतिन इरिश पथिंगा, लेकिन उसने अनिच्छा से हार मान ली। ये वास्तव में एक स्वतंत्र लोग हैं, जॉन ने सोचा। उन्होंने कोरिन हाफ हैंड को उस जगह जला दिया जहां वह गिरा था, चीड़ की सुइयों, ब्रश और टूटी शाखाओं से बनी चिता पर। कुछ लकड़ी अभी भी हरी थी और यह धीमी और धुएं के रंग की जल रही थी, जिससे आसमान के चमकीले नीले रंग में एक काला धुआं निकल रहा था। बाद में रैटल शर्ट ने कुछ जली हुई हड्डियों का दावा किया, जबकि अन्य ने रेंजर के गियर के लिए पासा फेंका। यग्रीट ने अपना लबादा जीत लिया। क्या हम स्कर्लिंग दर्रे से वापस लौटेंगे? जॉन ने उससे पूछा। उसे नहीं पता था कि वह फिर से उन ऊंचाइयों का सामना कर पाएगा या नहीं, या उसकी सेना दूसरी बार पार करने से बच पाएगी या नहीं। नहीं तो, उसने कहा, हमारे पीछे कुछ भी नहीं है। उसने उसे जो नजर दी वह दुखद थी। अब तक मेंस मिल्कवाटर से नीचे उतर चुका है, आपकी दीवार पर मार्च कर रहा है। छोकर राख नरम भूरे बर्फ की तरह गिर रही थी। वह सूखी सुइयों और भूरे पत्तों पर चलता हुआ जंगल के किनारे पर पहुंचा, जहां चीड़ के पेड़ कम हो गए थे। खुले मैदानों के पीछे वह घूमती हुई लपटों के सामने मैनरॉक के बड़े बड़े ढेर देख सकता था। हवा गर्म और खून और जले हुए मांस की गंध से भरी हुई थी, इतनी तेज कि वह लार टपकाने लगा। फिर भी जैसे ही एक गंध उन्हें आगे खींच रही थी, दूसरी उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही थी। उसने बहते हुए धुएं को सूंघा। आदमी, बहुत से घोड़े और आग, आग, आग। कोई भी गंध इससे ज्यादा खतरनाक नहीं थी। यहां तक कि लोहे की कठोर चिल्लाया। मैं नहीं जाऊंगा, वह चिल्लाया। मैं भेड़िया हूं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी अंधेरा घना होता गया, जब तक कि उसने उसकी आंखों को ढक लिया और उसकी नाक को भर दिया और उसके कानों को बंद कर दिया। इसलिए वह देख नहीं सकता था, सूंघ नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था या भाग नहीं सकता था। और धूसर चट्टानें चली गईं और मरा हुआ घोड़ा चला गया और उसका भाई चला गया और सब कुछ काला और स्थिर और काला और ठंडा और काला और मृत और काला था। ब्रान, एक आवाज धीरे से फुसफुसा रही थी। ब्रान, वापस आओ, अभी वापस आओ ब्रान, ब्रान। उसने अपनी तीसरी आंख बंद की और अन्य दो को खोला। पुरानी दो, अंधी दो। अंधेरे जगह में सभी लोग अंधे थे, लेकिन कोई उसे पकड़ रहा था। वह अपने चारों ओर बाहों को महसूस कर सकता था, एक शरीर की गर्माहट जो करीब से चिपकी हुई थी। वह होडोर को होडोर 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 गाते हुए सुन सकता था, चुपचाप अपने आप में। ब्रान, यह मीरा की आवाज थी, यह विंटरफेल था, यह सब जल रहा था। घोड़ों की गंध, स्टील और खून था। उन्होंने सभी को मार डाला। मीरा, उसने अपने चेहरे पर उसका हाथ महसूस किया जो उसके बालों को पीछे की ओर सहला रही थी। तुम पसीने से तर हो, उसने कहा। क्या तुम्हें कुछ पीने की जरूरत है? एक ड्रिंक, उसने सहमति जताई। उसने उसके होठों पर एक त्वचा रखी और ब्रैन ने इतनी तेजी से निगल लिया कि पानी उसके मुंह के कोने से बाहर निकल गया। जब वह वापस आता था तो वह हमेशा कमजोर और प्यासा रहता था और भूखा भी। उसे मरते हुए घोड़े, उसके मुंह में खून का स्वाद, सुबह की हवा में जले हुए मांस की गंध याद थी। कितने समय तक? 3 दिन, जोजेन ने कहा। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ था, या शायद वह हमेशा से वहां था। इस अंधे काले संसार में ब्रैन यह नहीं कह सकता था। हम तुम्हारे लिए डरे हुए थे। मैं समर के साथ था, ब्रैन ने कहा। बहुत लंबे समय तक। तुम खुद को भूखा मारोगे। मीरा ने तुम्हारे गले में थोड़ा पानी डाला और हमने तुम्हारे मुंह पर शहद लगाया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैंने खाया, ब्रैन ने कहा।
हमने एक एल्क को दौड़ाया और उसे चुराने की कोशिश कर रहे एक ट्रिकैट को भगाना पड़ा। बिल्ली का रंग भूरा भूरा था, डायरवुल्फ्स के आकार का सिर्फ आधा, लेकिन भयंकर। उसे उसकी कस्तूरी जैसी गंध याद थी और जिस तरह से उसने ओक की शाखा से उन पर झपट्टा मारा था। भेड़िए ने खाया, जोजेन ने कहा। तुम नहीं, अपना ख्याल रखना ब्रैन, याद रखना कि तुम कौन हो। उसे अच्छी तरह याद था कि वह कौन था। ब्रैन लड़का, ब्रैन टीटू पे ताइपा उपविशब्बा जब ब्रैन रुटा हुआ, बेहतर ब्रैन जानवर। क्या यह कोई आश्चर्य की बात थी कि वह जल्दी ही अपने समर के सपने, अपने भेड़िए के सपने देखेगा। यहां कब्र के ठंडे नम अंधेरे में आखिरकार उसकी तीसरी आंख खुल गई थी। वह जब चाहे समर तक पहुंच सकता था और एक बार उसने घोस्ट को छुआ भी था और जॉन से बात भी की थी। हालांकि शायद उसने सिर्फ सपना देखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जोजेन उसे हमेशा वापस खींचने की कोशिश क्यों कर रहा था। ब्रैन ने अपनी बाहों की ताकत का इस्तेमाल करके बैठने की स्थिति में आने के लिए छटपटाया। मुझे ओशा को बताना है कि मैंने क्या देखा। क्या वह यहाँ है? वह कहाँ गई? जंगली महिला ने खुद ही जवाब दिया। कहीं नहीं महाशय, मैं अंधेरे में बहुत सारी गलतियां कर चुकी हूं। उसने पत्थर पर एडी की खरोंच सुनी, अपना सिर आवाज की ओर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं देखा। उसे लगा कि वह उसकी गंध सूंघ सकता है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। सभी की बदबू एक जैसी थी और उसके पास समर की नाक नहीं थी जिससे वह एक को दूसरे से अलग कर सके। कल रात मैंने एक राजा के पैर पर पेशाब कर दिया, ओशा ने कहा। हो सकता है कि सुबह हो गई हो, कौन कह सकता है। मैं सो रहा था, लेकिन अब मैं नहीं सो रहा हूं। वे सभी खूब सोते थे, केवल ब्रान ही नहीं, करने के लिए और कुछ नहीं था। सोते, खाते और फिर से सोते और कभी कभी थोड़ी बहुत बातें करते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और सिर्फ अब फुसफुसाते हुए, बस सुरक्षा के लिए। ओशा को शायद यह ज्यादा अच्छा लगता अगर वे बिल्कुल भी बात न करते, लेकिन रिकन को चुप कराने का कोई तरीका नहीं था, या होडोर को खुद से लगातार होडोर 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 बुदबुदाने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। ओशा, ब्रान ने कहा। मैंने विंटरफेल को जलते हुए देखा, अपनी बाईं ओर। वह रिकन की सांसों की धीमी आवाज सुन सकता था। एक सपना, ओशा ने कहा। एक भेड़िया सपना, ब्रान ने कहा। मैंने भी इसकी गंध महसूस की। आग या खून जैसी कोई गंध नहीं होती। किसका खून? पुरुष, घोड़े, कुत्ते, हर कोई। हमें देखने जाना है। यह मेरी दुबली त्वचा ही एकमात्र है जो मेरे पास है, ओशा ने कहा। वह स्क्वीड राजकुमार मुझे पकड़ता है, वे इसे कोड़े से मेरी पीठ से नोच लेंगे। मीरा के हाथ ने अंधेरे में ब्रैन को पाया और उसकी उंगलियों को दबाया। अगर तुम डर रहे हो तो मैं जाऊंगी। ब्रैन ने चमड़े पर उंगलियों को टटोलते हुए सुना। उसके बाद चकमक पत्थर पर स्टील की आवाज आई। फिर से एक चिंगारी उड़ी, जल उठी। ओशा ने धीरे से फूंक मारी। एक लंबी पीली लौ उठी जो अपने पैर की उंगलियों पर एक लड़की की तरह ऊपर की ओर फैली हुई थी। ओशा का चेहरा उसके ऊपर तैर रहा था। उसने मशाल के सिर से लौ को छुआ। ब्रान को आंखें सिकोड़नी पड़ी क्योंकि पिच जलने लगी। लियाना और ब्रैंडन, उनके पिता लॉर्ड रिकार्ड स्टार्क, उनके पिता लॉर्ड एडवाइल, लॉर्ड विलियम और उनके भाई आर्टुस द इम्प्लैकेबल, लॉर्ड डोनर और लॉर्ड बेरॉन एंड लॉर्ड रॉडवेल, एक आंख वाले लॉर्ड जोनेल, लॉर्ड बार्थ और लॉर्ड ब्रैंडन और लॉर्ड क्रेगन, जिन्होंने ड्रैगन नाइट से लड़ाई की थी। वे अपनी पत्थर की कुर्सियों पर बैठे थे और उनके पैरों के पास पत्थर के भेड़िए थे। यह वह जगह थी जहां वे तब आए थे जब उनके शरीर से गर्मी निकल गई थी। यह मृतकों का अंधेरा हॉल था, जहां जीवित लोग कदम रखने से डरते थे। और लॉर्ड एडार्ड स्टार्क की प्रतीक्षा कर रही खाली कब्र के मुहाने पर उनकी शानदार ग्रेनाइट प्रतिमा के नीचे 6 भगोड़े रोटी, पानी और सूखे मांस के अपने छोटे से भंडार के चारों ओर सिमटे हुए थे। बहुत कम बचा है, ओशा ने उनके भंडार पर नजर डालते हुए कहा। मुझे किसी भी मामले में भोजन चुराने के लिए जल्दी ही ऊपर जाना होगा, या हम होडोर को खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। होडोर, होडोर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या वहां दिन है या रात?